हेलो एवरीवन। सबसे पहले खूबसूरत सीईओ का रहस्यमय बॉडीगार्ड को इतना जबरदस्त सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया। पिछली बार आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि आप मेंबरशिप लेने को तैयार हैं। उस सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। तो अपडेट ये है कि अब आगे के सारे एपिसोड्स डेली ब्लू एफएम ऐप पर आएंगे। आप अभी bluefmnovel.qzz.io पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 50 लोग तो आज मेंबरशिप जरूर लेंगे। आपके इस सपोर्ट से ही हम स्पीड बढ़ा पाएंगे। और हाँ, खुशखबरी यह है कि हमने वहां डेली 10 एपिसोड्स अपलोड करना शुरू कर दिया है आज से ही। तो इंतजार मत कीजिए। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड एंजॉय द स्टोरी। बुलाओ, यह बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से आवाज आई। जी, अर्जुन कल निकल जाएगा। वहां पहुंचकर वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। कॉल खत्म होने के बाद वंश ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उम्मीद अभी भी बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद होना बिल्कुल भी उम्मीद न होने से बेहतर है। वंश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और बुदबुदाया। डीन कॉल, मुझे थोड़ा और समय दो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। समय बहुत जल्दी बीत गया और दोपहर हो गई। वंश ने पूरा दिन यही सोचने में बिताया कि डीन कॉल का इलाज कैसे किया जाए। उसने अपने सारे मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कोई पक्का समाधान नहीं निकाल सका। ऐसा लगता है कि आगे की कोई भी प्लानिंग करने से पहले मुझे कल तक इंतजार करना होगा, जब मैं लक्षद्वीप जाकर आर्यवर्त डेटाबेस से कैंसर के इलाज से जुड़ी जानकारी निकालूंगा। हालांकि लक्षद्वीप जाने से पहले अभी भी एक लड़ाई लड़नी बाकी थी, यानी आज रात जियालोंग सोसाइटी के साथ होने वाली निर्णायक लड़ाई। काम खत्म होने के बाद वंश ने रिया और उसकी बहन रूही को घर तक छोड़ा। रिया को अलविदा कहा और फिर गाड़ी लेकर निकल गया। घर से निकलने के बाद वंश सीधे मैजिक नाइट हेवन क्लब की ओर नहीं गया, बल्कि मुंबई के बाहरी इलाके की ओर गाड़ी मोड़ ली। वंश को मुंबई मिलिट्री एरिया तक गाड़ी से पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे। गेट पर अपनी कार पार्क करने के बाद वंश मिलिट्री बेस की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, 2 भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने उसे रोक लिया। सर, यह एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एक सैनिक ने बिना किसी भाव के कहा। यार, क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? मुझे कमांडर मलिक से किसी बात पर डिस्कस करना है। सर, अगर आप कमांडर मलिक से मिलना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वंश ने अपना सिर खुजाया, अपनी जेब से एक खास टोकन निकाला जिस पर हिंद रक्षक जनरल खुदा हुआ था, और सैनिक को देते हुए कहा, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या यह काम करेगा? सिपाही ने वह बैज लिया और दूसरे सिपाही के साथ मिलकर कुछ देर तक उसकी सावधानी से जांच की। अचानक दोनों सैनिक कांप उठे और उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। एक सैनिक ने तुरंत वो बैज वंश को लौटा दिया। फिर वो और दूसरा सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े हो गए, सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, जनरल वंश को हमारा सलाम। जय हिंद सर। ठीक है, सलाम करना बंद करो, बस मुझे कमांडर मलिक से मिलवा दो। वंश ने लापरवाही से उस बैज को अपनी जेब में रख लिया और मन ही मन सोचने लगा, यह चीज वाकई काफी काम की है। ऐसा लगता था कि ब्लैक टाइगर ने वंश के हिंद रक्षक जनरल बनने की खबर भारत के सभी मिलिट्री बेस में भेज दी थी, वरना इन सैनिकों को उसकी पहचान का पता नहीं चलता। जनरल वंश, प्लीज इधर आइए। एक सैनिक ने आदर के साथ जवाब दिया और फिर वंश को मिलिट्री एरिया के अंदर ले गया। रास्ते में हर जगह सैनिक गश्त कर रहे थे और ट्रेनिंग ग्राउंड में जवान कड़ी मेहनत से पसीना बहा रहे थे। इन सैनिकों को देखकर वंश के मन में उनके लिए बहुत सम्मान जागा। आखिर ये वो लोग थे जो देश और लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। 5-6 मिनट बाद वंश उस सैनिक के पीछे पीछे एक इमारत में दाखिल हुआ और तीसरी मंजिल पर एक ऑफिस के बाहर पहुंचा। कमांडर मलिक, कोई आपसे मिलने आया है। मुझे कौन ढूंढ रहा है? ऑफिस से कमांडर मलिक की भारी आवाज आई। कमांडर जनरल वंश आपसे मिलना चाहते हैं। सिपाही की बात सुनकर अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में ऑफिस का दरवाजा खुला और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कमांडर मलिक दरवाजे पर दिखाई दिए। जनरल वंश, आपका क्या सरप्राइज है? वंश को देखते ही कमांडर मलिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। हे कमांडर मलिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे जनरल वंश,
अगर किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे सीधे फोन कर सकते थे। आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? प्लीज अंदर आइए। वंश ने सिर हिलाया और ऑफिस के अंदर चला गया। बैठिए सर, प्लीज। वंश को कुर्सी पर बैठाने के बाद कमांडर मलिक ने उसे पानी का गिलास दिया और बड़े अदब से पूछा, आज आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं जनरल? वंश ने पानी का एक घूंट लिया और सीधे मुद्दे पर आया। कमांडर, मैं आज आपसे कुछ लोग उधार लेने आया हूँ। जनरल, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, आप चाहे कहीं भी हों, हमारा मुंबई मिलिट्री बेस आपके ऑर्डर का पालन करेगा। बताइए सर, आपको कितने जवानों की जरूरत है? पूरी एक बटालियन। कमांडर मलिक हैरान रह गया। जनरल, एक बटालियन में 400-500 सैनिक होते हैं। आपको इतने जवानों की क्या जरूरत पड़ गई? जाहिर है कुछ लोगों को गिरफ्तार करना है। वंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गिरफ्तार? हम किसे गिरफ्तार कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को क्यों भेज रहे हैं? वंश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जहां तक मुझे पता है, पाकिस्तान का यामाडा ग्रुप हाल ही में मुंबई में परेशानी खड़ी कर रहा है और उनके कम से कम कई सौ सदस्य यहां छिपे हैं। क्या बकवास है! मुंबई में इतने सारे यामाडा ग्रुप के आतंकी, मुझे इसकी खबर कैसे नहीं लगी? यह सुनकर कमांडर मलिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये लोग चुपके से मुंबई में घुसे हैं, इसलिए यह नॉर्मल है कि आपको पता नहीं चला। जनरल वंश, वो पाकिस्तानी कुत्ते कहां छिपे हैं? मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर उन्हें उठवाता हूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भारत में दखल देने की? मैं कसम खाता हूं, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कमांडर, रिलैक्स, चिंता मत करो। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वे लोग कहां हैं, मैं आपको फोन करूंगा और फिर आप अपनी टीम भेज देना। जी सर, मैं किसी भी समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। कमांडर मलिक ने आदर से सिर झुकाया। ठीक है, मैं अब निकलता हूं, बाद में फोन पर बात करते हैं। वंश अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे उठता देख कमांडर मलिक भी तुरंत खड़ा हो गया। जब हिंद रक्षक जनरल बैठा ही नहीं तो वह बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जनरल, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। अरे मलिक साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वंश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कमांडर मलिक जरूरत से ज्यादा ही इज्जत दे रहे थे। कोई परेशानी नहीं सर, आपकी पोजीशन को देखते हुए यह तो मेरा फर्ज है। प्लीज चलिए। वंश ने ना में सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। कमांडर मलिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। वंश के जाने के बाद कमांडर मलिक ने राहत की सांस ली। उसने एक गहरी सांस ली, ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर गया और एक लंबे सैनिक को हाथ हिलाकर इशारा किया। सू, इधर आओ। लंबा सिपाही सूरज तेजी से दौड़ कर आया, कमांडर को सलाम किया और जोर से बोला, यस सर, क्या हुक्म है? सूरज, अपनी पूरी बटालियन की ट्रेनिंग पूरी करवाओ और आज रात मेरे साथ एक मिशन के लिए तैयार रहो। हमें एक्शन के लिए रेडी रहना है। हाँ जी सर। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया। सड़कों की बत्तियां जल उठीं, जिससे मुंबई शहर जगमगा उठा, वो शहर जो कभी सोता नहीं है। लगभग रात के 8 बज चुके थे। मिलिट्री बेस छोड़ने के बाद वंश अपनी गाड़ी लेकर मैजिक नाइट हेवन क्लब की तरफ निकल गया। गाड़ी रुकते ही वंश सीधे क्लब के गेट की ओर बढ़ा। आप आ गए। दरवाजे पर पहरा दे रहे गुंडों ने वंश को देखते ही बड़े सम्मान से उसे सलाम ठोंका। वंश ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी जेब से सिगरेट निकालकर एक गुंडे की तरफ फेंकी और पूछा, क्या लेई हूँ और बाकी सब अंदर हैं? हाँ भाई, बॉस लेई हूँ और बाकी सब पीछे वाले हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उस गुंडे ने दोनों हाथों से सिगरेट कैच की जैसे कोई प्रसाद मिला हो। वंश ने उसके कंधे पर थपकी दी और क्लब के अंदर चला गया। ओह माय गॉड, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भाई वंश ने सचमुच मुझे सिगरेट दी। उसकी आवाज सुनते ही बाकी गुंडे तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। अबे कैसा रहेगा अगर मैं इस सिगरेट के बदले तुझे महंगी इंपोर्टेड सिगरेट का पूरा पैकेट दे दूं? भाग यहाँ से, कोई डील नहीं होगी। डब्बू नाम के उस गुंडे ने तुरंत मना कर दिया। अरे यार, मैं तुझे 2 पैकेट दूंगा, एक्सचेंज करेगा? बिल्कुल नहीं, यह मुझे भाई वंश ने दी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मैं इसे फ्रेम करवा के रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि भाई वंश का आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। भीड़ खामोश रही और डब्बू की ओर अजीब नजरों से देखने लगी, लेकिन मन ही मन वे सब ईर्ष्या और जलन से जल रहे थे। जब वंश पिछले हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि लेईहू, जयंत राज और अलग अलग एरिया के गैंग लीडर्स वहां मौजूद थे। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि रेड बर्ड सोसाइटी का जतिन भी वहां आया हुआ था। वंश के आते ही सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और एक सुर में चिल्लाए, भाई वंश, हम सब भाई हैं, बैठो और बात करो। वंश मुस्कुराया, फिर जतिन की ओर देखकर पूछा, जतिन, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर वंश, मैंने लेईहू से सुना है कि आप आज रात जियाओलोंग सोसाइटी पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं।
क्या यह सच है? यह सही है। वंश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ठंडी और खतरनाक चमक दिखाई दी। क्लब के अंदर का माहौल बहुत गंभीर था। जतिन ने वंश की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, मिस्टर वंश, जियाओलोंग सोसाइटी न केवल आयरन ब्लड अलायंस की दुश्मन है, बल्कि हमारी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की भी दुश्मन है। इसलिए मैं वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी और आपके आयरन ब्लड अलायंस के सभी भाइयों का नेतृत्व करते हुए जियाओलोंग सोसाइटी पर एक साथ हमला करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब जब वाइस प्रेसिडेंट जतिन हमारे साथ काम करने के इच्छुक हैं, तो हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और हाथ से इशारा किया। जतिन, प्लीज बैठ जाइए। शुक्रिया मिस्टर वंश। जतिन ने वंश की ओर बहुत ही पारंपरिक अंदाज में हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। वंश ने अपनी नजरें घुमाई। लेईहू, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें आज सुबह करने के लिए कहा था? लेईहू ने अपनी छाती थपथपाते हुए उत्साह से जवाब दिया। भाई वंश, आप बेफिक्र रहें, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। पीछे रह गए भाइयों के अलावा बाकी 8000 भाई अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, भाई वंश। आज रात लेईहू बिना किसी शक के सबसे ज्यादा उत्साहित लोगों में से एक था। आखिर उसने आयरन ब्लड अलायंस को एक साधारण ग्रुप से एक टॉप लेवल की आर्मी बनते हुए देखा था। वह जानता था कि भाई वंश के बिना यह सब मुमकिन नहीं था, इसलिए वह वंश की दिल से इज्जत करता था। बहुत बढ़िया। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने राज फिरोज, आयुष और बाकी लोगों की ओर देखकर जोर से पूछा, भाइयों, आज रात जियाओलोंग सोसाइटी के खिलाफ हमारी आर पार की लड़ाई है। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। राज और बाकी लोगों ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। बहुत अच्छे। वंश ने फिर जयंत की ओर देखा। जयंत, क्या एक्शन प्लान रेडी है? भाई वंश, सब कुछ सेट है। जयंत ने सिर हिलाया और डिटेल में बताना शुरू किया। जियाओलोंग सोसाइटी की कुल 12 ब्रांच हैं, जिनमें लगभग 8000 मेंबर हैं। हमारे एक्टिव सैनिक जतिन केया रय सैनिकों के साथ मिलकर उनकी 12 ब्रांच पर भीषण हमला करेंगे। हमारे पास संख्या ज्यादा है, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। वंश ने सिर हिलाया, लेकिन तभी जयंत ने थोड़ी चिंता जताई। लेकिन भाई वंश, शैडो ग्रुप से मिली खबर के अनुसार पाकिस्तान के यामाडा ग्रुप के 600 से ज्यादा एलिट फाइटर्स जियाओलोंग ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे। यामाडा ग्रुप के ये एलिट मेंबर्स बहुत मजबूत हैं, साधारण गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये 600 लोग कम से कम 1000 आर्म फाइटर्स के बराबर हैं। इसलिए यामाडा ग्रुप के ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। यह सुनकर वंश ने अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। चिंता मत करो जयंत, यामाडा ग्रुप के ये तथाकथित एलिट लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या भाई वंश, आपका क्या मतलब है? जयंत चौंक गया। वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी वंश को हैरानी से देख रहे थे। मैंने यामाडा ग्रुप के इन लोगों से निपटने के लिए पहले ही किसी को ढूंढ लिया है। भाई वंश, आपने उन प्रोफेशनल कातिलों से निपटने के लिए किसे काम पर रखा है? आयुष ने उत्सुकता से पूछा। वंश ने एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुंबई मिलिट्री बेस के सैनिक। सैनिक। वंश की बात सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिरोज तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। हे भगवान, इन गुंडों को कुचलने के लिए इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करना, भाई यह तो नेक्स्ट लेवल सीन है। बाकी सब लोग भी बेहद उत्साहित थे। यामाडा ग्रुप के उन लोगों का काम अब पूरी तरह से तमाम समझो। मिलिट्री के सामने वो बस कीड़े मकोड़े थे। भाई वंश, अगर आर्मी उन लोगों को संभाल रही है, तब तो सबसे बड़ा खतरा टल गया। बिल्कुल। अच्छा जयंत, क्या तुम्हें पता है कि यशवंत के लोग इस समय कहाँ हैं? जी भाई, यशवंत इस समय रेन सुप्रीम नाइट क्लब में है। खबर है कि उसने अपना हेडक्वार्टर वहीं शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज रात मैं कुंदन और बाकी लोगों को लेकर जियाओलोंग सोसाइटी के उस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा और यशवंत को खत्म कर दूंगा। भाई वंश, अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज अपने साथ 500 एलिट सैनिक ले जाइए। रेन सुप्रीम उनका गढ़ है, वहां यशवंत ने अपने बेस्ट आदमी तैनात किए होंगे। कोई बात नहीं जयंत, कुंदन और मैं पहले निकलते हैं, तुम बाद में किसी को बैकअप के लिए भेज देना। है भाई। इसके बाद सभी ने फिर से प्लान पर चर्चा की और आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। वंश ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और बुलंद आवाज में कहा, ठीक है भाइयों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस एक बात याद रखना, सब लोग जोश में आ जाओ, जियाओलोंग सोसाइटी को जड़ से उखाड़ फेंको। सबको याद रहना चाहिए कि मुंबई शहर में हम ही असली बादशाह हैं। भाई वंश, भाई वंश। वंश की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी मुट्ठियां हवा में लहराईं और दहाड़ मारी। उनका खून खौल रहा था। चलो, एक्शन का टाइम हो गया।
वंश ने हाथ हिलाया और सभी लोग खड़े होकर तेजी से क्लब से बाहर निकल गए। कुंदन, तरुण, चलो हम भी चलते हैं। जी भाई। कुंदन और बाकी दोनों ने उत्साह से सिर हिलाया। आज रात एक और बड़ा मुकाबला होने वाला था, जो इन तीनों मार्शल आर्ट के दीवानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। इसके बाद वंश अपने साथियों के साथ मैजिक नाइट हेवन से निकलकर सीधे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के रेन सुप्रीम नाइट क्लब के लिए रवाना हो गया। जब कार सड़क पर दौड़ रही थी, वंश ने अपना फोन निकाला और यश को फोन किया। कॉल तुरंत पिक हो गया। भाई वंश, क्या ऑर्डर है? यश, पता लगाओ कि यामाडा ग्रुप के मेंबर्स इस समय कहां छिपे हैं और लोकेशन मिलते ही मुझे सेंड करो। जी भाई, अभी करता हूं। फोन रखने के बाद वंश ने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 1 घंटे बाद वंश और उसके साथी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे, जो उनके टारगेट से केवल 20 मिनट की दूरी पर था। उसी पल वंश के फोन में वाइब्रेशन हुई। उसने मैसेज चेक किया। यह यश का टेक्स्ट था। यामाडा ग्रुप के लगभग 600 सदस्य वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की सैफू स्ट्रीट में जमा हुए हैं। सबने काले कपड़े पहने हैं और छाती पर गोल्ड बैज लगा है। मैसेज देखकर वंश ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तुरंत कमांडर मलिक को फोन मिलाया। ओए वंश, जनरल वंश, हम तैयार हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। गुड, कमांडर मलिक, यामाडा ग्रुप इस समय वेस्ट्रिक्ट की सैफू स्ट्रीट पर मौजूद है। वे काले कपड़ों में हैं और गोल्ड बैज लगाए हुए हैं। उन्हें पहचानना आसान होगा। अपने आदमियों को अभी वहां ले जाओ और खेल खत्म करो। जय हिंद। वंश ने फोन जेब में रखा, सामने सड़क को घूरते हुए हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, यशवंत, मैं आ रहा हूं। उसी समय रेन सुप्रीम नाइट क्लब सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में। अंदर कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। एक बड़ी टेबल के चारों ओर जियाओलोंग सोसाइटी के लीडर्स बैठे थे। सबसे ऊपर बैठे यशवंत ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। भाइयों, आज रात हमारा आयरन ब्लड अलायंस के साथ निर्णायक युद्ध होगा। क्या सबको अपनी जीत का भरोसा है? जी बॉस, बिल्कुल भरोसा है। साला, मैं तो कब से उन आयरन ब्लड अलायंस के कमीनों को टपकाना चाहता था। आज रात हम उनका नाम निशान मिटा देंगे। वहां मौजूद सभी गुंडे चिल्लाने लगे। बहुत अच्छे, चूंकि सबको भरोसा है तो मुझे तसल्ली हुई। यशवंत ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, आज रात तुम सब अपना पूरा जोर लगा दो। जब तक हम आयरन ब्लड अलायंस को नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमारी जियाओलोंग सोसाइटी मुंबई की असली बादशाह बनी रहेगी। अब से सब लोग मेरे साथ चलेंगे और इस शहर की दौलत पर राज करेंगे। क्या कहते हो? मंजूर है। ठीक है, मीटिंग खत्म। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, निकलो। यशवंत ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। जैसे ही सब लोग उठकर जाने ही वाले थे, एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला और एक गुंडा बदहवास होकर अंदर घुस आया। बॉस, हमें अभी अभी खबर मिली है कि आयरन ब्लड अलायंस ने अपनी पूरी फौज जुटा ली है और वे हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर ही बढ़ रहे हैं। यशवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, हे, उन्होंने काफी जल्दी रिएक्ट किया। जब वे हमारे इलाके में आ ही गए हैं तो उन्हें यहीं दफन कर दो। एक को भी भागने मत देना। यस बॉस। सभी ने जोर से जवाब दिया और फिर एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर चले गए। जैसे ही वह आदमी गया, एक और गुंडा अंदर आया। बॉस, हमारे आदमियों ने आयरन ब्लड अलायंस के वंश को 3 और लोगों के साथ एक कार में इस तरफ आते हुए देखा है। वंश और बाकी 2 लोगों के अलावा क्या कोई है उनके साथ? यशवंत ने पूछा। मैंने किसी और को नहीं देखा बॉस। यह वंश तो वाकई बहुत घमंडी है। सिर्फ 3 लोगों के साथ हमारे हेडक्वार्टर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? यशवंत ने एक क्रूर मुस्कान दी और फिर अपने गुर्गे से कहा, भाइयों को तुरंत पोजीशन लेने का ऑर्डर दो। जैसे ही वंश और उसका ग्रुप पहुंचे, उन सबको खत्म कर दो। छोटा भाई सिर हिलाकर जल्दी से चला गया। मिस्टर यशवंत, चिंता मत कीजिए, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। भले ही वंश नाम का वह लड़का ताकतवर हो, लेकिन उसका अंत आज पक्का है। नौमान खान ने गर्व से कहा। यशवंत ने नौमान खान, शुजा सिद्दीकी और 5 खूंखार फाइटर्स पर नजर डाली। तो मैं इसे आप सभी पर छोड़ देता हूं। सभी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में कत्ल का इरादा झलक रहा था और वे वंश के आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। ठीक रात के 10 बज रहे थे। वंश गाड़ी चलाकर मीरा रोड स्थित रेन सुप्रीम नाइट क्लब के बाहर पहुंचा। कार पार्क करने के बाद वंश और बाकी 3 लोग बाहर निकले। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, जिससे तारे और चांद दिखाई नहीं दे रहे थे, जो एक आने वाले भयंकर युद्ध का संकेत दे रहे थे। वंश ने एक सिगरेट जलाई, नियॉन लाइट से जगमगाते नाइट क्लब की ओर देखा
और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कुंदन, अजय, तरुण, चलो शुरू करते हैं। वंश ने हाथ हिलाया और कुंदन और बाकी 2 लोगों को नाइट क्लब की ओर ले गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजे की रखवाली कर रहे गुंडों ने तुरंत वंश और उसके साथियों को रोक दिया। आज रात हम बंद हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। एक गुर्गे ने उन्हें भगाने के लिए हाथ उठाया। हम इतनी दूर आए हैं, बिना कुछ किए चले जाना सही नहीं होगा, है ना? वंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम क्या चाहते हो बे? गुंडों को समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है और उन्होंने वंश और उसके साथियों को शक की नजरों से देखा। हे तुम क्या करना चाहते हो? सही है, कत्ल। कुंदन ने एक मासूम मगर खूंखार मुस्कान दी, एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से उनकी ओर झपटा। इससे पहले कि दोनों गुंडे कुछ समझ पाते, उनकी गर्दन पकड़ ली गई। फिर कुंदन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों के सिर आपस में टकरा दिए। एक धीमी सी धमक हुई और दोनों गुंडों के सिर तरबूज की तरह फट गए। नजारा बेहद खूनी था और मौतें भयानक थी। आह, दुश्मन आ गए। आसपास मौजूद गुंडे यह देखकर इतने डर गए कि वे चीखते चिल्लाते अंदर भाग गए। चीख पुकार के बीच तलवारें और हथियार लिए हुए एलीट गुंडों का एक झुंड नाइट क्लब से बाहर निकल आया। उन्हें मार डालो, उन सबको चीर डालो। एक छोटे लीडर ने दहाड़ लगाई और 30 से ज्यादा लोगों को वंश और उसके ग्रुप की ओर दौड़ा दिया। इन लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर कुंदन ने उत्तेजित होकर एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। वह अचानक बीच में बने स्टेज पर कूद गया और पोल डांस के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टील के खंभे को दोनों हाथों से जकड़ लिया। उखड़ जा। कुंदन ने पूरी ताकत लगाकर खींचा। अचानक चटकने की तेज आवाज के साथ कुंदन ने उस लंबी स्टील की पाइप को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे कोई घास का तिनका हो। इस सीन ने आगे बढ़ रहे गुंडों को पूरी तरह से सन्न कर दिया। अबे ये क्या बला है? यह स्टील का पाइप जमीन में पेंचों से मजबूती से कसा हुआ था। फिर भी इस राक्षस जैसे आदमी ने इसे बड़ी आसानी से उखाड़ लिया। यह तो अविश्वसनीय ताकत थी। हालांकि कुंदन ने इन लोगों को संभलने में जरा भी समय नहीं दिया। उसने स्टील के पाइप को हवा में घुमाया और नीचे कूदकर भीड़ पर टूट पड़ा। उसके हाथों में वो स्टील का पाइप किसी यमराज के हथियार जैसा लग रहा था। एक बार यह पाइप जिसे लग जाए तो भले ही उसकी मौत न हो, लेकिन उसकी हड्डियां चूर चूर होना तय था। दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी लगातार बैंग बैंग की आवाजें गूंज उठीं। देखते ही देखते 1 दर्जन से ज्यादा लोग दर्द से चीखते हुए जमीन पर तड़पने लगे। दूसरी ओर अजय और तरुण भी भीड़ में घुस गए। अजय ने अपनी नीले कमल जैसी तलवार चलाई, जबकि तरुण ने 2 खंजर पकड़े हुए थे, जिन्हें वह गजब की फुर्ती से चला रहा था, जिससे खून की नदियां बहने लगीं। वंश की बात करें तो वह और भी सीधा था। जो भी उसके करीब आता उसे एक ही मुक्के से ढेर कर देता, सरल और सीधा। कुछ ही समय में जियाओलोंग सोसाइटी के लगभग 30 मेंबर जमीन पर पड़े थे। कुछ मर चुके थे, कुछ घायल थे, और उनमें से कोई भी दोबारा उठने लायक नहीं बचा था। इन लोगों से निपटने के बाद वंश और उसके साथी आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें तालियों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वंश और उसके साथियों ने ऊपर देखा, उन्होंने यशवंत को ऊपर से लोगों के एक ग्रुप के साथ नीचे आते देखा। यशवंत के पीछे चलने वाले लोग नौमान खान, शुजा सिद्दीकी और 5 खूंखार फाइटर्स थे। डिमन स्लेयर, टी-रेक्स, ब्लैक ईगल, लंबू और पहाड़ी भूत। वे 5 लोग कदकाठी में एक दूसरे से अलग थे, लेकिन सबके सब खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट थे। वंश, तुम वाकई इतने घमंडी हो कि सिर्फ 4 लोगों के साथ मेरे हेडक्वार्टर में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें बेवकूफ कहूं या बहादुर। यशवंत ने वंश की ओर देखते हुए ताना मारा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पीछे खड़ा यह कचरा मुझे तुम्हें मारने से रोक सकता है? वंश ने आराम से मुस्कुराते हुए पूछा। तभी पहाड़ी भूत, जो एक दुबला पतला लाल बालों वाला आदमी था और किसी भूत जैसा दिखता था, आगे आया। वंश, मैंने सुना है कि तुम आयरन ब्लड अलायंस के नंबर 1 फाइटर हो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई उतने ही ताकतवर हो जितना लोग कहते हैं। पहाड़ी भूत अविश्वसनीय रूप से तेज था। वह पलक झपकते ही वंश के सामने आ पहुंचा। मर जा साले। पहाड़ी भूत दहाड़ा। उसकी 5 उंगलियां पंजे बन गईं और वह वंश की गर्दन की ओर लपका। हालांकि इससे पहले कि उसके पंजे वंश को छू पाते, एक धीमी सी धमाके की आवाज सुनाई दी और पहाड़ी भूत का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह दीवार से बुरी तरह टकराया, जिससे खून का एक बड़ा धब्बा बन गया। फिर वह जमीन पर गिरा और तुरंत मर गया। यशवंत और अन्य लोगों की हैरान निगाहों के बीच वंश ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी पीछे खींची और ताना मारा। अगर तुम इतने कमजोर हो तो अपनी जान जोखिम में डालने वाले पहले आदमी मत बनो। यशवंत और उसके साथियों ने पहाड़ी भूत की ओर मुड़कर देखा।
तो पाया कि वंश के एक ही मुक्के से उसकी छाती पर गहरा गड्ढा हो गया था। इंस्टेंट डेथ। पहाड़ी भूत, जो एक बहुत तगड़ा फाइटर था, वास्तव में इस लड़के के एक ही मुक्के से मारा गया। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? यशवंत और उसके साथी वंश को हैरानी से देख रहे थे। उनके दिल दहशत से भर गए थे। हालांकि वे जानते थे कि वंश बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसे अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने उसे कम आंका था। यशवंत, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, आज रात तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या ऐसा है? यशवंत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। वंश, तुम अकेले कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम मेरी जियाओलोंग सोसाइटी के सैकड़ों एलिट फाइटर्स को नहीं रोक सकते। और भी लोग जल्द ही आने वाले हैं। अब तुम पूरी तरह से घिर चुके हो और बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जब यशवंत बोल रहा था तभी बाहर हंगामा मच गया। जियाओलोंग सोसाइटी के एलीट मेंबर्स ने जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। वंश को मार डालो, मार डालो, मार डालो। उनकी आवाजें आपस में मिल गई, जिससे एक खौफनाक माहौल बन गया। वंश ने अपना सिर घुमाकर बाहर देखा तो पाया कि लोगों की एक विशाल भीड़ ने बाहर का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये सभी लोग जियाओलोंग सोसाइटी के एलीट मेंबर्स थे, जिनकी संख्या 600 से ज्यादा थी। क्या तुमने देखा? इतने सारे लोगों के बीच क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारे आयरन ब्लड अलायंस के सभी लोग मेरे बाकी आदमियों से लड़ने के लिए पहले ही बिखर चुके हैं, है ना? लगता है अब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। हा हा। यह कहते ही यशवंत जोर से हंस पड़ा। हे। वंश ने एक ठंडी हंसी के साथ उसका मजाक उड़ाया। उसने यशवंत को घूरते हुए शांत भाव से कहा, यशवंत, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ही कॉन्टेक्ट्स हैं? अब जब मैं यहां हूं तो मेरा केवल एक ही मकसद है। पहला, तुम्हें मार डालना। दूसरा, तुम्हारे हेडक्वार्टर को पूरी तरह से राख कर देना। वंश की बातें सुनकर यशवंत चौंक गया और उसके दिल में एक बुरी फीलिंग आई। क्या उसके पास कोई और चाल है? आयरन ब्लड अलायंस के मेरे भाई कहां हैं? अचानक वंश ने बाहर जोर से चिल्लाया। भाई वंश, भाई वंश। वंश के बोलते ही आयरन ब्लड अलायंस के एलीट मेंबर्स एक एक करके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें लिए सड़क के दोनों ओर की गलियों से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने हथियार हवा में लहराए और जोर जोर से चिल्लाए, जिससे एक जबरदस्त गूंज पैदा हुई और जियाओलोंग सोसाइटी के मेंबर घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। पलक झपकते ही आयरन ब्लड अलायंस की फौज ने जियाओलोंग सोसाइटी की फौज को पूरी तरह से घेर लिया था। यशवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वंश भी घात लगाकर हमला करेगा, लेकिन उसके अपने लोगों ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आयरन ब्लड अलायंस के सभी एलीट मेंबर्स हॉल में वंश को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून चमक रहा था। भाई वंश के साथ जियाओलोंग सोसाइटी के हेडक्वार्टर को तबाह करने के ख्याल से ही वे गर्व और जोश से भर गए थे। आयरन ब्लड अलायंस के भाइयों, मेरे पीछे आओ और इस जगह को पूरी तरह से राख कर दो। वंश ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। जियाओलोंग सोसाइटी को कुचल दो, जियाओलोंग सोसाइटी को कुचल दो। आयरन ब्लड अलायंस के सभी फाइटर्स ने जोर से नारे लगाए, जिससे जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडे खौफ से कांप उठे। मारो! वंश ने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया। खत्म कर 2 सालों को। आयरन ब्लड अलायंस के सभी सैनिक अपने हथियारों के साथ जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडों की ओर दौड़ पड़े। तुरंत ही दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। चीख पुकार और हथियारों की खड़खड़ाहट ने अंधेरी रात के सन्नाटे को चीर दिया। यशवंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा नफरत से भर गया और उसने वंश और उसके 3 साथियों की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। इन चारों को मार डालो। यह कहने के बाद यशवंत जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि नौमान खान, शुजा सिद्दीकी और बाकी फाइटर्स दहाड़ते हुए वंश और उसके साथियों की ओर लपके। कुंदन, अजय, तरुण, वो चारों तुम्हारे हैं। बाकी 2 पाकिस्तानी समुराई का मैं ख्याल रखूंगा। वंश ने कुंदन और बाकी दोनों से कहा। जी भाई वंश। कुंदन और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। फिर चारों खूंखार दुश्मनों की ओर दौड़ पड़े। डिमन स्लेयर, टी-रेक्स, ब्लैक ईगल और लंबू। वंश ने नौमान खान और शुजा सिद्दीकी के साथ सीधे पंगा लिया। आ जाओ सालों, आज सबका हिसाब होगा। लंबे,
मोटे स्टील के पाइप को पकड़े हुए कुंदन ने उत्साह से चिल्लाते हुए टी-रेक्स की ओर धावा बोल दिया। टी-रेक्स के विशाल शरीर को देखकर कुंदन ने उसे ही अपना पहला शिकार चुना। कुंदन ने दोनों हाथों से स्टील के पाइप को कसकर पकड़ा और अपनी मजबूत भुजाओं की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे टी-रेक्स के सिर पर दे मारा। कुंदन के हमले की ताकत को भांपते हुए टी-रेक्स के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपना लोहे का गदा उठा लिया। एक तीखी आवाज गूंजी। टी-रेक्स सदमे से हाँफने लगा। 8 महान वज्रों में तीसरा सबसे शक्तिशाली होने के नाते टी-रेक्स हमेशा से ही अपनी ताकत को लेकर बहुत घमंडी रहा था, लेकिन आज रात उसे आखिरकार समझ आ गया कि एक असली दानव के सामने उसकी औकात क्या है। उसके सामने खड़े कुंदन की तुलना में उसकी तथाकथित ताकत बिल्कुल मच्छर जैसी थी। उह! टी-रेक्स गुर्राते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसे अपनी हथेलियों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी पूरी बांह सुन्न होकर कांपने लगी। अगर उसने गदा कसकर न पकड़ा होता तो कुंदन के एक ही वार से वो दूर जा गिरता। जैसे ही टी-रेक्स जवाबी हमला करने ही वाला था, अचानक उसे अपनी ओर एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तेरी की। टी-रेक्स ने ऊपर देखा और घबरा गया। जान बचाने के लिए वह तेजी से जमीन पर लौट गया और उसका पूरा शरीर धूल से भर गया। गधे की तरह लौट रहा है। कुंदन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और भारी आवाज में बोला, कितना बेवकूफ गधा है। ठीक उसी समय टी-रेक्स उछलकर खड़ा हुआ ही था और अपना बैलेंस बना भी नहीं पाया था कि कुंदन की रॉड उस पर फिर से जोरदार तरीके से आ गिरी। वार इतना तेज था कि हवा को चीरने की आवाज आई। साले, क्या तू मुझे सांस भी नहीं लेने देगा? टी-रेक्स झुंझला गया और उसने रोकने के लिए अपने नुकीले डंडे को गुस्से से ऊपर उठाया। एक जबरदस्त ताकत टकराई और टी-रेक्स के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। लोहे की कीलों से जड़ा उसका मोटा डंडा 2 जोरदार धमाकों के साथ हॉल से बाहर उड़ गया, जिससे जियाओलुंग सोसाइटी के 2 गुंडे भी दूर जा गिरे। कुंदन! टी-रेक्स पागल हो गया था। उसका विशाल शरीर बिल्कुल एक असली डायनासोर की तरह कुंदन की ओर तेजी से बढ़ा। टी-रेक्स ने अपनी मुट्ठी, जो एक रेत की बोरी के बराबर थी, हवा में लहराई और उसे कुंदन की ओर जोर से पटका। हालांकि कुंदन ने उससे भी तेजी से रिएक्ट किया। जब टी-रेक्स ने उसे घुंसा मारा तो उसने बिना डरे अपनी रॉड वापस घुमा दी। आहो! कुंदन ने एक ही वार में टी-रेक्स का दाहिना हाथ तोड़ दिया, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। टी-रेक्स की आंखें खून से लाल थीं और उसने दांत पीसते हुए कुंदन को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। उस विशालकाय पैर की छाया किसी भारी हथौड़े की तरह थी। फिर से। कुंदन ने धीरे से कहा, फिर बिना किसी झिझक के स्टील के पाइप से टी-रेक्स के पैर पर वार कर दिया। फ्र! टी-रेक्स ने एक और दर्दनाक चीख मारी, फिर अपना दाहिना पैर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। असहनीय दर्द के कारण वह तड़पने लगा। बेवकूफ! कुंदन ने भाई वंश का डायलॉग मारा और फिर अपनी रॉड को टी-रेक्स के सिर पर तान दिया। नहीं। टी-रेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ टी-रेक्स का सिर तरबूज की तरह फट गया। टी-रेक्स को मारना कुंदन के लिए किसी कीड़े को मसलने जैसा था। उसने अगले शिकार की ओर बढ़ने से पहले उसकी लाश की ओर देखा तक नहीं। दूसरी ओर अजय और लंबू के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। थोड़ा झुकी हुई पीठ वाले लंबू ने अपने हाथ में एक लोहे का हुक पकड़ रखा था। इस समय अजय के हाथ में मौजूद नील कमल तलवार से उसके कंधे और बाहें कट चुकी थीं और खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े लाल हो गए थे। हे, गले में तलवार वाला अजय चौधरी सचमुच अपने नाम के जैसा ही है। मैंने तुझे कम आंका। लंबू ने अजय को घूरते हुए चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लिए कहा। अजय ने लंबू को ठंडी नजरों से देखा। मैंने तुझे एक पल के लिए भी नहीं देखा। यह सुनकर लंबू का पहले से ही बदसूरत चेहरा गुस्से से और भी भयानक हो गया। अजय, आज तक किसी ने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। पहला है और तू आखिरी भी होगा। एक जोरदार चीख के साथ लंबू ने अपने पैरों को जमीन पर पटका और गोली की रफ्तार से अजय की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही लंबू अजय के पास पहुंचा, उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक लंबा लोहे का हुक अजय की गर्दन की ओर फेंक दिया। अजय अपनी जगह से नहीं हिला। अजय को रिएक्ट न करते देख लंबू खुश हो गया। मर गया साला। उसने अपना हुक और तेजी से खींचा। अगर अजय की गर्दन में कांटा फंस जाता तो उसकी मौत पक्की थी। हालांकि जैसे ही हुक अजय की गर्दन से कुछ इंच दूर था, अजय ने अपनी तलवार उठाई। नील कमल, अंतिम वार।
एक ठंडी चमक कौंध गई। पलक झपकते ही लंबू अजय से आधा मीटर दूर रुक गया। लंबू ने बड़ी बड़ी आंखों से अजय को घूर कर देखा, लेकिन उसका हुक अब अजय की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने धीरे से नीचे देखा और पाया कि अजय ने किसी पल अपनी तलवार से उसके दिल को भेद दिया था और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। कचरा। अजय ने धीरे से कहा, फिर झटके से अपनी तलवार वापस खींच ली और अगले दुश्मन की तलाश में निकल गया। उफ। लंबू ने आखिरी सिसकी ली और धड़ाम से खून के तालाब में गिर पड़ा। उसी समय तरुण ने अपने खंजर से ब्लैक ईगल का गला काट दिया। इस समय 5 वज्रों में से केवल डिमन स्लेयर ही जिंदा बचा था। अपने आसपास के बेस्ट फाइटर्स को एक एक करके मरते देख यशवंत का दिल कांपने लगा। उसने दांत पीसते हुए वंश की ओर इशारा किया और बाहर चिल्लाया, जियाओलोंग सोसाइटी के भाइयों, ध्यान से सुनो। जो भी इस वंश को मार डालेगा, मैं उसे 50 करोड़ का इनाम दूंगा। 50 करोड़। दौलत कमाने का मौका तुम्हारे सामने है, आओ और उसे चीर डालो। यशवंत की बातें सुनते ही बाहर लड़ रहे गुंडों की आंखें लालच से चमक उठी। 50 करोड़ मतलब जिंदगी सेठ। भाइयों, मेरे साथ चलो। अगर हम वंश को मार गिराते हैं तो हमें 50 करोड़ मिलेंगे। जो भी मेरा साथ देगा, आधा पैसा उसका। हटो सालो, इनाम मेरा है। एक बड़ा इनाम कायरों को भी शेर बना देता है। जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडे जोर जोर से चिल्लाए, मानो उनमें कोई शैतान घुस गया हो, और अपने विरोधियों को छोड़कर पागलों की तरह अंदर घुसने लगे। आयरन ब्लड अलायंस के लोग हैरान रह गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन 50 करोड़ के लालच में इन गुंडों ने ऐसी ताकत दिखाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। अबे हट। वंश ने ताना मारते हुए कहा। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मुझे मारने की सोच रहे हो? इसके साथ ही वंश ने अपने हाथ में मौजूद तलवार से नौमान खान और शुजा सिद्दीकी को दूर धकेल दिया और फिर जोर से अपनी तलवार दूर फेंक दी। हवा में एक तेज धार वाला ब्लेड लहराया, जिसकी ठंडी चमक अंधेरे में कौंध गई। जियाओलोंग सोसाइटी का एक एलीट मेंबर जो सबसे आगे दौड़ रहा था, उसे पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक धारदार हथियार उसके सीने को चीरते हुए निकल गया। जोरदार टक्कर के कारण वह पीछे की ओर उछल गया और अपने ही साथियों से जा टकराया। लेकिन जैसा कि कहावत है, इंसान पैसों के लिए मरता है और पंछी दाने के लिए। जियाओलोंग सोसाइटी के बाकी गुंडे बस एक पल के लिए रुके और फिर पागलों की तरह दोबारा वंश की ओर दौड़ पड़े। साले को मार डालो। तुरंत ही 2 गुंडे अपनी तलवारें लेकर वंश की ओर लपके। तेरी तो ऐसी की तैसी। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में उठाईं और वंश पर वार कर दिया। 2 ठंडी चमक कौंध गई। दफा हो जाओ यहां से। वंश दहाड़ा और बिजली की तेजी से उन दोनों के सीने पर 2-2 बार लात मारी। दोनों गुंडे लात के वार से फुटबॉल की तरह पीछे उड़े और जमीन पर गिरते ही उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ गए। वंश के इस खूंखार हमले ने कुछ लोगों को चौंका दिया। तुरंत ही कुछ लोग ठिठक कर रुक गए और डर भरे चेहरों के साथ वंश को देखने लगे। भले ही वंश को मारने पर 50 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि आपको उसे मारने के लिए जिंदा रहना होगा। अरे डरते क्यों हो? चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, आखिर है तो एक ही आदमी। चलो हम सब साथ हमला करते हैं। हाँ चलो, सब मिलकर उसे मारते हैं और पैसे आपस में बांट लेंगे। कुछ ही देर में भीड़ में से किसी ने फिर से उकसाना शुरू कर दिया। यह सुनकर बाकी लोगों में भी लालच जाग गया, इसलिए अपने डर को दबाकर वे दहाड़ते हुए फिर से आगे बढ़े। आखिरकार यह 50 करोड़ का सवाल था, 5000 का नहीं। 50 करोड़ की रकम उन्हें पागल करने के लिए काफी थी और वे इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार। इन लोगों को टिड्डियों के झुंड की तरह अपनी ओर दौड़ते देख वंश का पारा चढ़ गया। तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वैसे तो चींटियां शेर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन बहुत ज्यादा चींटियां झुंझलाहट जरूर पैदा कर सकती हैं। प्राचीन खड़ विद्या, दशमुंड संहार। वंश दहाड़ा। उसने अपनी अंदरूनी ऊर्जा को एक्टिवेट किया, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपनी तर्जनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर दौड़ रहे गुंडों के झुंड पर वार किया। पलक झपकते ही एक अदृश्य धार चली। बड़ी संख्या में लोगों की गर्दनें एक साथ कट गईं, उनकी सांसें रुक गईं और वे खून के तालाबों में गिर पड़े। इसके बावजूद बाहर खड़े लोग मौत से बेखौफ होकर लगातार आगे बढ़ते रहे। वे सब पैसों के लालच में अंधे हो चुके थे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए नौमान खान और शुजा सिद्दीकी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपनी खास तलवारें उठाईं और एक साथ वंश पर हमला कर दिया। वज्र प्रहार।
तूफानी वार। नौमान खान और शुजा सिद्दीकी ने एक साथ अपनी घातक चाल का इस्तेमाल किया। आकाश से बिजली जैसी दो बर्फीली किरणें नीचे उतरीं और वंश के सिर की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। वंश ने अपनी भौहें चढ़ाई, आयरन ब्लड अलायंस के एक मेंबर को लात मारकर दूर धकेला ताकि वह बच जाए, और फिर अपने दोनों खाली हाथ ऊपर उठा लिए। धातु टकराने की दो तेज आवाजें आईं। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। वंश ने अपनी अदृश्य तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों के संयुक्त हमले को नंगे हाथों से रोक दिया था। क्या? नौमान खान और शुजा सिद्दीकी दोनों धक्के से कई कदम पीछे हट गए। उनके चेहरों पर गहरा अचरज झलक रहा था। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे हाथ में तलवार तो है ही नहीं, फिर भी तुम हमारे हमलों को कैसे रोक पाए? नौमान खान ने हैरानी से पूछा। वंश ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे भारत में तलवार चलाना तो सिर्फ शुरुआत है। तलवारबाजी का असली मतलब है तलवार की रूह को समझना। तलवार की रूह? नौमान और शुजा सन्न रह गए। उन्हें वंश का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। छोड़ो, तुम जैसे जाहिल वैसे भी नहीं समझोगे। मैं अपनी तलवार की शक्ति से तुम सबको जहन्नुम भेज दूंगा। वंश ने एक हल्की सी हुंकार भरी और बिजली की तरह तेजी से नौमान खान और बाकी दोनों की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही वंश इन दोनों पाकिस्तानी फाइटर्स के साथ भयंकर लड़ाई में उलझ गया। दो माहिर योद्धाओं का सामना करते हुए भी वंश जरा भी पीछे नहीं हटा। अपनी तलवारबाजी की कला से उसने उन दोनों के खिलाफ जमकर लोहा लिया। जहां तक आसपास मौजूद उन गुंडों की बात थी जिन्होंने छुपकर हमला करने की कोशिश की, वे वंश की तलवार की धार से पहले ही ढेर हो गए। लेकिन जैसे जैसे और भी लोग अंदर घुसने लगे, वंश को नौमान से लड़ते हुए इन लोगों पर भी नजर रखनी पड़ रही थी, जिससे वो थोड़ा दबाव महसूस करने लगा। भाई वंश, मैं आ रहा हूं। मैं भी। इसी पल अजय और तरुण ने यह सब देखा और वंश पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते रेन सुप्रीम क्लब के अंदर और बाहर दोनों जगह खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें हर मिनट और हर सेकंड लोग मारे जा रहे थे। हालांकि जब वंश और कुंदन जियाओलोंग सोसाइटी के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहे थे, उसी दौरान वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की 1 दर्जन से ज्यादा दूसरी सड़कों पर भी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ये गलियां पहले से ही सुनसान थी, लेकिन अब वहां सिर्फ मौत का तांडव चल रहा था। इस समय मीरा रोड, वेस्टविंड स्ट्रीट, पाकिस्तान के यामाड़ा ग्रुप के 80 से ज्यादा एलीट मेंबर्स काले रंग के कपड़े पहने हुए और अपनी छाती पर सोने के बैज लगाए हुए पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रहे थे। हर किसी के हाथ में एक बड़े छुरी थी। आज रात उनका टारगेट आयरन ब्लड अलायंस के हेडक्वार्टर पर हमला करना था, इसलिए वे बस पकड़ने के लिए चौराहे की ओर भाग रहे थे। सड़क पर चल रहे आम लोग काले कपड़ों में हथियारबंद भीड़ को देखकर इतने डर गए कि वे जल्दी से किनारे छिप गए। हालांकि जब वे चौराहे से कुछ 100 मीटर दूर ही थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि वहां 20 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक खड़े हैं। इसके अलावा भारी हथियारों से लैस भारतीय सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप ट्रक के ठीक सामने दीवार बनकर खड़ा था। सैनिक वहां सिर्फ खड़े थे, फिर भी यामाड़ा ग्रुप के मेंबर्स को एक खौफनाक और सख्त माहौल महसूस हुआ। इससे उनके दिलों में डर बैठ गया। सबसे आगे दौड़ रहे पाकिस्तानी कमांडर सबीर काजमी ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, रुको। सबीर काजमी का इशारा देखकर यामाड़ा ग्रुप के सभी सदस्य रुक गए। काजमी भाई, क्या हो रहा है? चौराहे पर इतने सारे इंडियन आर्मी वाले क्यों हैं? यामाड़ा ग्रुप के एक गुर्गे ने सबीर से पूछा। मुझे भी पक्का नहीं पता। सबीर काजमी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, खैर, सावधानी के लिए सब लोग अपनी तलवारें छिपा लो, और हाँ, अपनी छाती से वो बैज उतार दो, जल्दी। जी भाई। यामाड़ा ग्रुप के सभी मेंबर्स ने सिर हिलाया, फिर अपनी तलवारें छिपा ली और अपनी छाती से बैज हटा दिए। सब लोग नॉर्मल एक्ट करो और इन सैनिकों को इग्नोर करो। चलो चलते हैं। सबीर काजमी ने हाथ हिलाया और फिर ग्रुप को लेकर चौराहे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे पास आए, सभी भारतीय सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें उठा ली और उन पर तान दी। बंदूक का काला मुंह अपनी ओर देखकर यामाड़ा ग्रुप के गुंडे सक्का गए और तुरंत रुक गए। इंडियन आर्मी के दोस्तों, यह आप क्या कर रहे हैं? सबीर काजमी ने मासूम बनने का नाटक करते हुए पूछा। क्या तुम लोग पाकिस्तान से हो? कमांडर मलिक बाहर आए, भीड़ पर एक नजर डाली और थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हालांकि इन लोगों ने काले कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी छाती पर यामाड़ा ग्रुप का गोल्ड बैज नहीं था, जैसा वंश ने बताया था। मन में क्या वंश से कोई गलती हो गई, या फिर ये वो लोग नहीं हैं? सबीर काजमी ने सोचा कि अगर वह अपनी पहचान बता देगा तो शायद ये भारतीय सैनिक उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे।
क्योंकि उसे लगा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ नरमी बरतता है। जी हाँ, पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ दोस्त बनकर आए हैं। पाकिस्तानी? यह सुनकर कमांडर मलिक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम लोग यामाडा ग्रुप से हो? यामाडा ग्रुप? ऑफिसर साहब, क्या कोई गलतफहमी हुई है? सबीर काज़मी ने पलकें झपकाई और तुरंत एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, हम यामाडा ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। हम तो बस भारत घूमने आए टूरिस्ट हैं। एक टूरिस्ट ग्रुप। हाँ जनाब, हम यहाँ टूरिज्म के लिए आए हैं। आप इस तरह हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही। अगर तुमने हमें परेशान करने की हिम्मत की तो हम एम्बेसी में शिकायत करेंगे। यामाडा ग्रुप के बाकी गुंडों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। अबे ओए, क्या शोर मचा रखा है? चुप हो जाओ। कमांडर मलिक दहाड़े फिर अपनी उंगली से सबीर काज़मी की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। सबीर काज़मी की निगाहें चारों ओर दौड़ी और वह मुस्कुराते हुए दौड़कर पास आया। ऑफिसर सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कमांडर मलिक ने ज्यादा कुछ कहे बिना हाथ हिलाते हुए अपने सैनिक से कहा, सूर, इसकी तलाशी लो। जब पहले यामाडा ग्रुप का जिक्र हुआ था तो कमांडर मलिक ने नोट किया था कि इस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया था, इसलिए उन्हें पक्का शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। ये पाकिस्तानी बहुत चालाक हैं। मुझे इनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। यह सुनकर कि उसकी तलाशी ली जाएगी, सबीर काज़मी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, हम विदेशी हैं और हमें प्राइवेसी का लीगल हक है। आपको मेरी तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। बकवास बंद कर। कमांडर मलिक चिल्लाए। आधी रात है और तुम में से इतने सारे लोग सड़क पर संदिग्ध हरकतें कर रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है। इनकी तलाशी लो। यस सर। सूरज नाम के लंबे सैनिक ने सिर हिलाया और फिर सबीर काज़मी की तलाशी लेने के लिए उसके करीब गया। जब सबीर काज़मी को एहसास हुआ कि अब वह सच्चाई छिपा नहीं सकता, तो उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर चिल्लाया, भागो। और फिर वह खुद भी पीछे मुड़कर भागने लगा। जब यामाडा ग्रुप के बाकी गुंडों ने देखा कि उनका लीडर सबीर काज़मी खुद दुम दबाकर भाग रहा है, तो वे भी तुरंत मुड़ गए और वापस भागने की तैयारी करने लगे। आखिर वे अवैध रूप से भारत में घुसे थे। अगर वे पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, लेकिन वे अभी कुछ ही कदम दौड़े थे। अचानक गोली चलने की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। वहीं रुक जाओ। यामाडा ग्रुप के गुंडे चौंक गए और बुत बनकर अपनी जगह पर ही जम गए। उन्हें समझ आ गया कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। तलाशी लो। कमांडर मलिक ने ऑर्डर दिया। सैनिक अपनी बंदूकें तानते हुए तुरंत आगे बढ़े और उनकी तलाशी लेने लगे। कमांडर सर, इनके पास चाकू हैं और ये देखिए गोल्ड बैज भी। तभी एक सैनिक ने चिल्लाकर बरामद बैज कमांडर मलिक को दिखाए। कमांडर ने बैज उठाया, उस पर एक नजर डाली और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोले, यामाडा ग्रुप है तो तुम लोग ही हो वो चूहे। सब लोग ध्यान से सुनो। इन सबको गाड़ियों में ठूंसो और यहां से ले चलो। यस सर। सभी सैनिकों ने जोरदार दहाड़ के साथ जवाब दिया। इन भारी हथियारों से लैस सैनिकों के सामने यामाडा ग्रुप के गुंडे चाहे कितने भी ट्रेंड क्यों न हो, वे चूं करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। जल्द ही यामाडा ग्रुप के सभी मेंबर्स को भेड़ों की तरह ट्रकों में भर दिया गया। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक कई मिलिट्री ट्रक उस चौराहे से रवाना हो गए। उन सबको गिरफ्तार करने से लेकर वहां से ले जाने तक इस पूरे ऑपरेशन में केवल कुछ ही मिनट लगे। इंडियन आर्मी का काम सुपरफास्ट था। जिस वक्त कमांडर मलिक यामाडा ग्रुप के गुंडों को घसीट कर ले जा रहे थे, उसी समय वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की चांदनी चौक वाली सड़क पर चल रही भीषण लड़ाई भी अपने आखिरी मोड़ पर थी। चांदनी चौक हमेशा चहल पहल और रौनक से भरी रहती थी और यह पूरी सड़क जियाओलोंग सोसाइटी के व्हाइट ड्रैगन अड्डे के कंट्रोल में थी। लेकिन आज आयरन ब्लड अलायंस और जियाओलोंग सोसाइटी के बीच एक ऐतिहासिक खूनी जंग छिड़ी हुई थी। भयंकर लड़ाई के कारण सड़क पर सन्नाटा था। आम लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। इस समय सड़क पर सिर्फ खून के प्यासे गुंडों की भीड़ थी। हालांकि वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के जुड़ने से आयरन ब्लड अलायंस के मेंबर्स की संख्या दुश्मनों से कहीं ज्यादा हो गई थी, इसलिए आयरन ब्लड अलायंस पूरी तरह से जियाओलोंग सोसाइटी पर भारी पड़ रहा था। भीड़ के बीच खून से लथपथ लेईहू व्हाइट ड्रैगन अड्डे के नए लीडर उदय राणा के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि लेईहू भी घायल था, लेकिन उदय राणा की हालत बहुत खराब थी। उदय की छाती पर 10 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव था, जिससे हड्डी तक दिखाई दे रही थी। लेईहू, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से मार सकता है? आजा, अभी खेल बाकी है।
उदय राणा हाँफ रहा था। उसके हाथ में मौजूद तलवार खून से लाल हो गई थी। उसने अपनी तलवार लेई हू की ओर तानते हुए चुनौती दी। बकवास बंद कर, मैं तुझे अभी के अभी जहन्नुम भेज दूंगा। लेईहू दहाड़ा और सीधे उदय राणा की ओर दौड़ा। हालांकि लेईहू कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं था, लेकिन उसने कुछ समय के लिए विदेशी ट्रेनर चांस और शॉन से फाइटिंग तकनीक सीखी थी, इसलिए उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मर जा साले। जब लेईहू उदय से केवल आधा मीटर दूर था, तभी उसने अपनी तलवार उठाई और उदय पर वार कर दिया। एक ठंडी चमक कौंधी जिसमें सिर्फ मौत लिखी थी। उदय चौंक गया। उसने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाते हुए तेजी से पीछे हटना शुरू किया। खटाक तलवार टकराई। लेईहू ने एक ही झटके में उदय के कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसका सीना लगभग चीर दिया गया। उदय चौंक गया और भी तेजी से पीछे हटा। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पेट बुरी तरह कट गया है, मानो उसकी आंतें बाहर आने वाली हो। उदय सरेंडर कर दे। लेईहू ने उदय को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। हमारे भाई वंश ने कहा था, जो सरेंडर करेंगे उन्हें बख्श दिया जाएगा। है, हमारी जियाओलोंग सोसाइटी अभी खत्म नहीं हुई है। तू चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं? सपने देख ले। उदय ने खून थूकते हुए एक जिद्दी मुस्कान दी। जब तू इतना जिद्दी है तो मर जा। लेईहू ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और वह फिर से उदर पर टूट पड़ा। उदय ने जल्दी से जमीन से एक दूसरी तलवार उठाई और पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लेईहू की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा थी। उसने सीधे उदय की बांह पर वार किया। आह! उदय दर्द से चीख उठा और उसकी बांह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेईहू ने लगातार अपनी बढ़त का फायदा उठाते हुए उदय पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उदय को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। उदय को दोबारा गहरा घाव लगा और वह दर्द से कराह उठा। इस समय उदय ऐसा लग रहा था मानो उसे खून के तालाब से बाहर निकाला गया हो। वह लगभग बेहोश था और लड़खड़ा रहा था। खत्म। लेईहू की आखिरी दहाड़ के साथ ही उसकी तलवार हवा में लहराती हुई उदय की गर्दन की ओर बढ़ी। खचक! उदय ने अपनी मौत को अपनी ओर आते देखा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर कर चुका था। वह बेबसी से देखता रहा जब तलवार उसकी गर्दन पर चली। उसके शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई और फिर उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। फिर उसने एक बिना सिर वाला शव देखा, जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो उसे अपने लग रहे थे, और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। भाइयों, व्हाइट ड्रैगन अड्डे का बॉस मर चुका है। खत्म कर दो सबको। लेईहू ने अपनी तलवार से खून पोंछा और दहाड़ते हुए ऐलान किया। कोफे, ए मारो। लेईहू की बातें सुनकर आयरन ब्लड अलायंस के लोगों में नया जोश भर गया। दूसरी तरफ जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडे अविश्वास से पीले पड़ गए। बॉस उदय मारे गए, यह कैसे हो सकता है? वे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जमीन पर पड़े उस बिना सिर वाले शव को देखा तो उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बॉस सचमुच मर चुका था। जो लड़ाई अब तक बराबरी की लग रही थी, वह अचानक एक तरफा हो गई। जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडों ने लड़ने की इच्छा खो दी। जब लीडर ही मर गया तो किसके लिए लड़ें? मैं और नहीं लड़ूंगा, मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करता हूँ। जियाओलोंग सोसाइटी के एक छोटे लीडर ने अपने चेहरे से खून पोंछा, अपना हथियार फेंक दिया और घुटनों पर बैठ गया। लड़ाई बंद करो, हम हार मानते हैं। जल्द ही ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार फेंक दिए और सरेंडर करना शुरू कर दिया। जो लोग अभी भी अकड़ दिखा रहे थे, उन्हें आयरन ब्लड अलायंस ने घेरकर बेरहमी से खत्म कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, जो सरेंडर करेगा वो जिंदा रहेगा। लेईहू जोर से हंसा। लेईहू भाई जिंदाबाद। आयरन ब्लड अलायंस जिंदाबाद। वहां मौजूद आयरन ब्लड अलायंस के सभी मेंबर्स ने जीत के नारे लगाए। उनकी आवाजें गूंज उठीं, जिससे दुश्मन और भी ज्यादा डर गए। भाई लेई, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? आयरन ब्लड अलायंस के एक सीनियर मेंबर ने लेईहू से पूछा। मैं भाई जयंत को फोन करके पूछता हूँ। लेईहू ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और फोन निकाला, लेकिन जैसे ही वह नंबर डायल करने वाला था, भाई जयंत का ही फोन आ गया। अरे भाई जयंत, क्या संयोग है? आपको कैसे पता चला कि मैं आपको याद कर रहा था? लेईहू ने हंसते हुए फोन उठाया। लेईहू, व्हाइट ड्रैगन अड्डे का क्या सीन है? जयंत ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। हाँ, भाई जयंत, हमने व्हाइट ड्रैगन अड्डे को साफ कर दिया है। जीत हमारी हुई। बहुत अच्छे लेईहू। जयंत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी तनाव था। लेईहू, अब जब यहाँ काम हो गया है तो तुरंत अपने आदमियों को लेकर रेन सुप्रीम की तरफ निकलो। भाई वंश को मदद चाहिए। क्या भाई वंश को मदद चाहिए? लेईहू का हैसता चेहरा एकदम गंभीर हो गया। क्या हुआ?
क्या भाई वंश खतरे में है? लेई हूँ, शैडो ग्रुप ने अभी खबर दी है कि 1000 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद लोग रेन सुप्रीम की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे डर है कि ये यशवंत के लिए भेजा गया बैकअप है। समझ गया भाई जयंत, मैं अपने लड़कों को लेकर अभी निकलता हूँ। लेईहू को खतरे का एहसास हुआ और उसने फोन काटते ही चिल्लाकर ऑर्डर दिया। भाइयों, 100 आदमी यहीं रुको और यहाँ का कब्जा संभालो, बाकी सब मेरे साथ रेन सुप्रीम चलो, अभी के अभी। भाई लेई, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक गुंडे ने पूछा। भाई जयंत का फोन आया था, यशवंत को बचाने के लिए दुश्मनों की एक बड़ी फौज आ रही है। भाई वंश और बाकी लोग खतरे में हो सकते हैं, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। भाई वंश खतरे में है। यह सुनते ही गुंडों की आंखों में खून उतर आया। साला जो भी भाई वंश को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी लाश बिछा दूंगा। चलो भाइयों, सबने एक सुर में हुंकार भरी। मेरे पीछे आओ, हमला। लेईहू ने हाथ हिलाया और बचे हुए 600-700 खूंखार लड़ाकों को लेकर रेन सुप्रीम क्लब की ओर एक तूफानी रफ्तार से निकल पड़ा। चांदनी चौक पर लड़ाई खत्म होने के साथ ही वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के युवराज रोड पर चल रही भीषण जंग भी शांत हो गई। युवराज रोड जियाओलोंग सोसाइटी के एजियोर ड्रैगन अड्डे का गढ़ था। इस समय युवराज रोड के बीचों बीच खून की नदियां बह रही थीं और लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मरने वालों और घायल होने वालों में दोनों तरफ के लोग शामिल थे। कुछ जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडे थे तो कुछ आयरन ब्लड अलायंस के जांबाज। जैसा कि कहा जाता है, एक राजा की जीत हजारों सैनिकों की कुर्बानी पर टिकी होती है। महानता हासिल करने और शिखर तक पहुंचने के लिए अनगिनत लोगों के खून से गुजरना पड़ता है। यह सदियों से चला आ रहा एक कड़वा सच है। इस वक्त राज भाई जयंत से फोन पर बात कर रहा था। जी हाँ भाई जयंत, मैं समझ गया, मैं अपने लड़कों को लेकर तुरंत वहां निकल रहा हूँ। कॉल खत्म करने के बाद राज ने अपना फोन जेब में रखा। तभी उसका एक खास आदमी दीपक दौड़कर उसके पास आया। भाई राज, एजियोर ड्रैगन अड्डे में कुल ऐसे लोग थे, उनसे मारे गए या घायल हुए और उन्हें सरेंडर कर दिया। राज ने सिर हिलाया और फिर ऑर्डर दिया। दीपक, 100 आदमियों को यहाँ सफाई के लिए छोड़ दो, बाकी सब मेरे साथ आओ, हम रेन सुप्रीम जा रहे हैं। अब भाई राज, क्या भाई वंश रेन सुप्रीम पर हमला नहीं कर रहे? क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? दीपक ने हैरानी से पूछा। यशवंत को बचाने के लिए दुश्मनों की फौज वहां पहुंच रही है, हमें तुरंत वहां जाकर भाई वंश की मदद करनी होगी। राज ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। दीपक ने सिर हिलाया और तुरंत इंतजाम करने चला गया। कुछ ही देर बाद राज अपने बचे हुए साथियों को लेकर रेन सुप्रीम की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वानखेड़े रोड, यह जियाओलोंग सोसाइटी के ब्लैक ड्रैगन अड्डे का इलाका था। फिरोज ने अपनी फिरोज आर्मी का नेतृत्व किया और ब्लैक ड्रैगन अड्डे के गुंडों को पूरी तरह से धूल चटा दी। फिरोज ने ब्लैक ड्रैगन अड्डे के लीडर बलवंत सिंह की लाश पर पैर रखा और स्टाइल में सिगरेट जलाई। उसने जियाओलोंग सोसाइटी के मरे हुए गुंडों की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और धुएं का एक लंबा कश हवा में छोड़े। भाई फिरोज, भाई जयंत आपसे बात करना चाहते हैं। एक गुर्गा अपना फोन हाथ में लिए फिरोज की ओर दौड़ता हुआ आया। फिरोज ने सिर हिलाया और फोन ले लिया। हाँ भाई जयंत, क्या ऑर्डर है? फिरोज, क्या ब्लैक ड्रैगन गैंग का सफाया हो गया? राख कर दिया सालों को। बहुत अच्छे, अब अपने आदमियों को लेकर अभी रेन सुप्रीम पहुंचो और भाई वंश की मदद करो। क्या भाई वंश खतरे में है? हाँ, यशवंत को बचाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहां जा रही है। भाई वंश के पास लोग कम पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। फिरोज ने बस इतना कहा और फोन काट दिया। उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी, उसे पैरों से कुचल कर बुझाया, फिर अपनी तलवार उठाई और दहाड़ा। अगला टारगेट रेन सुप्रीम चलो। इस समय जियाओलोंग सोसाइटी के अलग अलग इलाकों में चल रही खूनी लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। जो लोग जीत चुके थे वे सब अपनी अपनी फौज लेकर रेन सुप्रीम की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ रेन सुप्रीम नाइट क्लब के गेट पर अभी भी भयंकर युद्ध जारी था। वंश इस समय नौमान खान और शुजा सिद्दी के साथ अकेले लड़ रहा था। अजय और तरुण जियाओलोंग सोसाइटी के एलिट गुंडों का सफाया कर रहे थे और वहीं कुंदन 8 वज्रों में से नंबर 1 फाइटर मोहित उर्फ डिमन स्लेयर के साथ एक जानलेवा मुकाबले में उलझा हुआ था। डिमन स्लेयर की ताकत चरम सीमा पर थी, जो कुंदन की ताकत के बराबर लग रही थी। दोनों के बीच 100 से ज्यादा मुक्के चल चुके थे और नतीजा अभी भी किसी के पक्ष में नहीं था। बैंग बैंग की आवाजें गूंज रही थीं। कुंदन और डिमन स्लेयर के बीच की लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी। कुंदन के हाथ से खून बह रहा था और डिमन स्लेयर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने कुंदन के कई भारी मुक्के खाए थे और खून की उल्टियां की थीं।
शुक्र है कि डिमन स्लेयर की मांसपेशियां लोहे जैसी सख्त थीं, वरना वह अब तक कुंदन के हाथों मारा जा चुका होता। हे कुंदन, मौत का हथियार, सचमुच तू अपने नाम जैसा ही है। डिमन स्लेयर की आंखों में कत्ल का जुनून था। उसने अपने फटे हुए कपड़े नोचकर फेंक दिए, जिससे उसका भयानक मस्कुलर शरीर दिखाई देने लगा। कुंदन, तेरा खेल आज खत्म होता है। मैं डिमन स्लेयर तुझे अपने हाथों से मारूंगा। एक दहाड़ के साथ डिमन स्लेयर कुंदन की ओर दौड़ा। उसके भारी पैर जमीन को हिला रहे थे। तुझमें मुझे मारने की औकात नहीं है। कुंदन ने एक लंबी दहाड़ लगाई, अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक को एक्टिवेट किया और एक विस्फोटक शक्ति उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। गर्जन। एक जोरदार दहाड़ के साथ कुंदन ने जमीन का एक टुकड़ा उखाड़ा और सीधे डिमन स्लेयर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए डिमन स्लेयर ने कुंदन के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वह चौंक गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन क्या यह आदमी अभी भी अपनी पावर बढ़ा सकता है? यह कैसे मुमकिन है? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। धड़ाम, दोनों ने एक दूसरे पर एक और जोरदार मुक्का मारा, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। डिमन स्लेयर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तेरे बाप कुंदन की तरफ से तुझे 3 और मुक्के खिलाऊंगा। कुंदन एक पागल जानवर की तरह दहाड़ा। उसके लोहे जैसे मुक्के मशीन गन की तरह डिमन स्लेयर पर बरसने लगे। डिमन स्लेयर की आंखें फैल गईं। उसका दिल दहशत से कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि शायद वह कुंदन का मुकाबला नहीं कर सकता। बैंग बैंग। डिमन स्लेयर ने पहले 2 मुक्कों को तो बड़ी मुश्किल से झेला, लेकिन तीसरे मुक्के से वह खुद को बचा नहीं सका। तीसरे मुक्के ने उसकी छाती पर सीधा वार किया और वह फुटबॉल की तरह पीछे जा गिरा। डिमन स्लेयर एक दबी हुई कराह के साथ जमीन पर बुरी तरह गिरा। उसने मुंह भर खून उगल दिया और कांपते हाथों का सहारा लेते हुए खड़े होने की कोशिश की। उसने कुंदन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और जलन थी। क्यों? डिमन स्लेयर ने अचानक चिल्लाकर पूछा। क्या क्यों? क्यों? कुंदन ने उसे अजीब नजरों से देखा। डिमन स्लेयर ने अपने मुंह से खून पोंछा। हमारी ताकतें बराबर, तो फिर तेरी पावर मुझसे इतनी ज्यादा कैसे हो गई? कुंदन मुस्कुराया। क्योंकि भाई वंश ने मुझे अनगिनत करो या मरो वाली लड़ाइयों में ट्रेन किया है, इसलिए मैं तुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। अच्छा ऐसा है। डिमन स्लेयर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। उसने कसम खाई, भले ही तू मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, घावों से लथपथ होने के बावजूद डिमन स्लेयर आखिरी बार कुंदन पर झपटा। असुर संहार पच। एक जोरदार दहाड़ के साथ डिमन स्लेयर ने अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठा की और कुंदन पर अपना सबसे घातक मुक्का मारा। कुंदन भी पीछे नहीं हटा और उसने भी पलटवार करते हुए अपना मुक्का आगे बढ़ा दिया। धड़ाम, दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। उनके पैरों के नीचे की कंक्रीट की जमीन में दरारें पड़ गईं। यह सोचना भी मुश्किल था कि उस मुक्के की ताकत कितनी भयानक रही होगी। उस टक्कर के बाद डिमन स्लेयर का शरीर झंझना गया और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटने को मजबूर हो गया। कुंदन ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और डिमन स्लेयर की छाती पर एक और जोरदार मुक्का जड़ दिया। खटाक। कुंदन का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि यह किसी इंसान तो क्या, एक जंगली भालू की हड्डियां भी तोड़ सकता था। डिमन स्लेयर पहले से ही थका हुआ था, इसलिए जब उसे वह मुक्का लगा तो वह बुरी तरह से जमीन पर ढेर हो गया। ओह! उसने खून की उल्टियां की। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। मैं तुझे बता दूं, मारे जाने से बचने का एक ही तरीका है, लगातार मजबूत होते रहना। कुंदन ने भारी आवाज में कहा और फिर अपनी मुट्ठी डिमन स्लेयर के सिर पर दे मारी। बेहोश होने और हमेशा के लिए अंधेरे में जाने से पहले डिमन स्लेयर की आंखों में आखिरी बार खौफ दिखाई दिया। डिमन स्लेयर को मारने के बाद कुंदन ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियाओलोंग सोसाइटी के कई एलिट मेंबर्स डर के मारे उसकी ओर देख रहे थे। अभी अभी उन्होंने कुंदन को अपने सबसे ताकतवर फाइटर को मारते हुए देखा था। 8 वज्रों का नंबर 1 फाइटर यूं ही कुत्ते की मौत मारा गया। सदमा, दहशत, अविश्वास। जियाओलोंग सोसाइटी के गुंडे डर से कांप उठे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं, लेकिन उनके पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो आ जाओ, इंतजार किस बात का है? कुंदन मुस्कुराया और गुंडों को इशारा किया। उस पल कुंदन की मुस्कान उन्हें किसी शैतान की मुस्कान जैसी लगी। उन्होंने अपना सिर जोर से हिलाया।
लड़ने की हिम्मत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वे जल्दी से मुड़े और भागने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हो, यहीं रुक जाओ सालो। कुंदन दहाड़ा और अपने भारी पैरों से जमीन हिलाते हुए उनके पीछे भागा। पलक झपकते ही वह उन दोनों गुंडों के पास पहुंच गया। कुंदन ने दोनों हाथों से उनकी गर्दन पकड़ी और उन्हें हवा में उठा लिया। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। दोनों गुंडे हवा में लटकते हुए चीखने लगे और पागलों की तरह हाथ पैर पटकने लगे। यह क्या है? कुंदन ने अपनी भौहें चढ़ाईं और नीचे देखा। उसने पाया कि हवा में लटक रहे दोनों गुंडों के पैरों से पानी टपक रहा था और वहां से पेशाब की बदबू आ रही थी। क्या तुम दोनों ने पैंट में मुंह दिया? कुंदन के चेहरे पर नफरत और गुस्सा झलक रहा था। डरपोक साले, बेकार कचरा। फिर कुंदन ने अचानक अपने दोनों हाथों से जोर लगाया और उन दोनों के सिर आपस में जोर से टकरा दिए। धड़ाम! टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गुंडों के सिर तरबूज की तरह फट गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसने हमारे भाइयों को मारा, मार डालो इसे, बदला लो। जो गुंडे कुंदन से डर रहे थे, अब अपने साथियों की मौत देखकर गुस्से से पागल हो गए। उनका गुस्सा उनके डर पर हावी हो गया। जियाओलुंग सोसाइटी के ये सभी एलीट मेंबर्स चिल्लाते हुए कुंदन की ओर दौड़ पड़े। हे, अब आया ना मजा। कुंदन जरा भी नहीं डरा, उल्टा वह और भी उत्साहित हो गया। उसने उन दोनों लाशों को पैरों से पकड़ा और उन्हें तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल करते हुए हमलावर गुंडों पर फेंक दिया। कुछ गुंडे तो कुंदन तक पहुंचने से पहले ही उन लाशों से टकराकर दूर जा गिरे और कुछ ने तो टक्कर से खून की उल्टियां कर दी। आ जाओ सालो। कुंदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह एक सांड की तरह जियाओलुंग सोसाइटी के गुंडों की भीड़ में घुस गया। इस समय कुंदन की असामान्य शारीरिक ताकत इस लड़ाई में तबाही मचा रही थी। जियाओलुंग सोसाइटी के वे सभी एलीट फाइटर्स कुंदन के सामने खिलौने जैसे थे। उनके पास चाकू और तलवारें थीं, फिर भी वे कुंदन का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। लड़ाई के दौरान कुंदन खून से लथपथ हो गया था। वह एक जंगली जानवर की तरह अपने शिकार को चीर फाड़ रहा था, जिसके कारण जियाओलुंग सोसाइटी के गुंडे डरकर पीछे हटने लगे और लगातार चीखने लगे। उधर अजय और तरुण भी दो मौत की मशीनों की तरह आयरन ब्लड एलायंस के जांबाजों के साथ मिलकर जियाओलुंग सोसाइटी के गुंडों का सफाया कर रहे थे। हालांकि जियाओलुंग सोसाइटी के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन वंश के खास फाइटर्स के सामने उनकी गिनती किसी काम की नहीं थी। जल्द ही लड़ाई एक तरफा हो गई। दूसरी ओर वंश और पाकिस्तानी फाइटर्स नौमान खान और शुजा सिद्दीकी के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। जब वे तीनों लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने आसपास एक मौत का घेरा बना लिया हो, जिसमें किसी की भी घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि आम गुंडे उसमें हिस्सा लेने की सोच भी नहीं सकते थे। जो भी उस घेरे में जाता उसका अंजाम सिर्फ मौत होता। नौमान खान और शुजा सिद्दीकी दोनों इस बात से बेहद हैरान और गुस्से में थे कि दोनों मिलकर भी वे वंश को हरा नहीं पा रहे थे। यह भारतीय लड़का उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। वंश, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। नौमान खान दहाड़ा और बिजली जैसी फुर्ती से वंश पर हमला कर दिया। खूनी आंधी। जैसे ही वह वंश के पास पहुंचा, नौमान खान ने अपनी तलवार उठाई और ऊपर से पर एक जानलेवा वार किया। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उसकी घुमावदार तलवार ठंडी तीखी चमक बिखेर रही थी। सिर्फ एक वार, बिजली की तरह तेज, तूफान की तरह भयानक। उस वार में इतना जहर था कि ऐसा लगा मानो वह वंश को दो टुकड़ों में काट देगा। लेकिन वंश की निगाहें शांत थीं, उसे जरा भी डर नहीं था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी अदृश्य तलवार शक्ति का इस्तेमाल करके उस हमले को रोक दिया। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। नौमान खान का वार इतना शक्तिशाली था कि वंश के पैरों के नीचे की कंक्रीट जमीन इंच इंच करके चटकने लगी। जब नौमान खान ने देखा कि उसके वार से वंश को खरोच तक नहीं आई, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी कलाई घुमाई और वंश की गर्दन पर फिर से वार किया। उसी पल वंश ने अपना बायां हाथ उठाया और तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नौमान खान के वार को फिर से रोक दिया। नौमान खान एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वंश उसके लगातार दो जानलेवा वारों को इतनी आसानी से रोक पाएगा। हालांकि जिस पल नौमान खान हैरान हुआ, उसी पल वंश ने अचानक उस पर जवाबी हमला कर दिया। नौमान खान घबरा गया। जब तक उसे समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारा भेदन। वंश ने दहाड़ लगाई और मौके का फायदा उठाते हुए अपनी उंगली से बनी तलवार को सीधा नौमान खान की छाती में उतार दिया।
नौमान खान दर्द से चीख उठा क्योंकि उसकी छाती में एक खून से लथपथ छेद हो गया था। खून फव्वारे की तरह बहने लगा। उसने अपनी छाती पकड़ ली, पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर नौमान। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक शुजा सिद्दीकी रिएक्ट करता तब तक नौमान की छाती में छेद हो चुका था। शुजा सिद्दीकी की आंखों में आग लग गई। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और वंश की ओर दौड़ पड़ा। वंश ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी उंगलियों में इकट्ठा किया। फिर विनाशकारी वार की शक्ति से उसने शुजा सिद्दीकी पर हमला कर दिया। शुजा सिद्दीकी ने उस दबाव को तुरंत महसूस किया और तेजी से पीछे हट गया। धड़ाम, एक जोरदार धमाका। वंश के वार से जमीन में आधा मीटर गहरा और 4-5 मीटर लंबा गड्ढा बन गया। जिस पल वंश ने शुजा सिद्दीकी को पीछे हटने पर मजबूर किया, वह तुरंत ही घायल नौमान खान की ओर लपका, मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। तुरंत ही वंश ने अपने हाथ घुमाए और उसकी तलवार की शक्ति नौमान खान के शरीर के चारों ओर एक बवंडर की तरह फैल गई, जैसे आंधी सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है। नौमान खान ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। वंश की तलवार की शक्ति ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, जिससे उसमें अनगिनत छेद हो गए और वह दर्द से चीखता रहा। एक महान पाकिस्तानी फाइटर होने के नाते उसका कोई सानी नहीं था। फिर भी आज एक भारतीय लड़के ने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि वह उंगली उठाने लायक भी नहीं बचा। जब वंश रुका तो नौमान खान का पूरा शरीर खून से लाल हो चुका था। उसने अपनी तलवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। तू। नौमान खान वंश को घूर रहा था और हर सांस के साथ खून थूक रहा था। एहसन मर्जा। वंश ने अपनी आखिरी तलवार शक्ति का इस्तेमाल किया और एक झटके के साथ वह नौमान के दिल को भेद गई। नौमान खान की आंखें पथरा गईं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे यशवंत कांप उठे और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक और खास आदमी मारा गया। अब केवल शुजा सिद्दीकी ही एक कुशल योद्धा के रूप में उसके साथ बचा था। नौमान भाई। नौमान को मरा हुआ देखकर शुजा सिद्दीकी चीख उठा। उसने अपना सिर घुमाया और वंश को घूरकर देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके हाथों और गर्दन की नसें गुस्से से फूल गई थीं। वंश। शुजा सिद्दीकी दहाड़ उठा। उसका सारा गुस्सा उस एक नाम में समा गया था। शुजा सिद्दीकी ने और कुछ नहीं कहा। वह हताश और पागल हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से वंश की ओर धावा बोल दिया। वज्र प्रहार। एक जोरदार दहाड़ के साथ शुजा सिद्दीकी ने वंश के करीब आते ही उस पर सीधा और घातक वार किया। यह हमला ऐसा था मानो किसी पहाड़ को 2 हिस्सों में बांटने की ताकत रखता हो। वंश ने बस एक तरफ हटकर खुद को बचाया, लेकिन शुजा सिद्दीकी की तलवार की ऊर्जा सीधी निकल गई और वंश से 6 मीटर पीछे खड़े जियाओलोंग सोसाइटी के एक गुंडे को 2 टुकड़ों में काट दिया। खून का फव्वारा छूट गया। नजारा बेहद भयानक था। आसपास के लोग इतने डर गए कि वे जल्दी से पीछे हट गए और दूर भागने लगे। अगर 6 मीटर दूर खड़े होकर भी जान जा सकती है तो और भी दूर भागना ही बेहतर था। अपना हमला खाली जाते देख शुजा सिद्दीकी ने दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक बार फिर वंश की ओर दौड़ पड़ा। शुजा सिद्दीकी को अपनी ओर बढ़ते देख वंश ने अपनी पोजीशन बदली और उसकी तलवार की शक्ति भी उसी दिशा में एक्टिवेट हो गई। प्राचीन खड्ग विद्या, मेघचंद्र प्रहार। वंश की उंगली के एक झटके से ऐसा लगा मानो एक अदृश्य विशाल तलवार शुजा सिद्दीकी पर टूट पड़ी हो। हवा में एक तेज भनभनाहट गूंज उठी, मानो हवा भी उस शक्ति के बोझ से कराह रही हो। इस बार वंश के वार की ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर थी। पहले वंश को सिर्फ शुरुआती चालों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आज लगातार 2 खतरनाक दुश्मनों से लड़ने के बाद उसे अपनी प्राचीन तकनीक की अगली और ज्यादा घातक चालों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि शुजा सिद्दीकी बेहद गुस्से में था, लेकिन वह अंधा नहीं हुआ था। जब वंश ने वार किया तो उसे स्पष्ट रूप से एक भयानक शक्ति का अनुभव हुआ, जिससे उसका दिल कांप उठा। हालांकि वंश के हाथ में कोई असली तलवार नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे 2 टुकड़ों में काटने वाली है। शुजा सिद्दीकी का चेहरा डर से लाल हो गया और उसने तुरंत अपना हमला रोक दिया। वह बिजली की रफ्तार से पीछे कूदा और उस जानलेवा वार से बाल बाल बचा। धड़ाम, एक भयानक आवाज गूंज उठी। शुजा सिद्दीकी के पीछे खड़ी एक कार उस अदृश्य तलवार के वार से बीच से 2 टुकड़ों में कट गई। लोहे की बनी कार किसी कागज के खिलौने की तरह बिखर गई। शुजा सिद्दीकी ने पीछे मुड़कर देखा।
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वंश की चालें कितनी पावरफुल हैं। डरावनी बात यह थी कि वंश खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो कर क्या रहा है। असल में हुआ क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का जिसके हाथ में तलवार तक नहीं, एक कार को बीच से दो हिस्सों में काट दे? और वो तलवार का इरादा जिसकी बात वंश कर रहा था, आखिर वो है क्या? चिबा शुजी को सिर चकराता हुआ महसूस हो रहा था, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कितनी अफसोस की बात है, तुम बाल बाल बच गए। वंश ने सिर हल्का सा हिलाया। उसकी निगाहें बिजली जैसी तेज थीं। फिर से? चिबा शुजी की आंखों में घातक चमक कौंधी। उसने अपनी कटाना कसकर पकड़ी और फिर से वंश पर टूट पड़ा। इस बार वो और भी तेज था। पलक झपकते ही वो वंश के पास पहुंच गया। जैसे ही वो वंश के करीब आने वाला था, चिबा शुजी ने कटाना सिर के ऊपर उठाई और बिजली की रफ्तार से नीचे की ओर घुमा दी। होकुशिनित्तोरे डॉन। ये वार पिछले वार से भी ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा ताकत, ज्यादा स्पीड और कोण भी और ज्यादा पेचीदा। चिबा शुजी का हमला देखकर वंश की आंखें तेज थीं, दिल शांत था और उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं। उसने अदृश्य तलवार सीधी उठाई और उसी दबंग तलवार इरादे के साथ चिबा शुजी की समुराई तलवार से टकरा गया। लाल चिंगारियां फूट पड़ीं। फिर वंश ने ऊपर की ओर एक जबरदस्त वार किया। तेज तलवार शक्ति गूंजी और चिबा शुजी झटके से उछलकर पीछे जा गिरा। चिबा शुजी को पीछे ढकेलकर वंश ने फिर से अपनी तलवार उसकी तरफ तान दी। वार इतनी फुर्ती से पलटा कि चिबा शुजी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वो झुकता लेटता, एक हाथ से जमीन का सहारा लेकर बाल बाल बचा, पर वंश ने मौके का फायदा उठाया। वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर से चिबा शुजी के सामने आ खड़ा हुआ। वंश की आंखों में कत्ल का भाव झलक रहा था। प्राचीन तलवार तकनीक, सभी प्राणियों का नाश हो जाएगा। एक तेज चीख के साथ बिना झिझके वंश ने फिर से वार कर दिया। तलवार गिरते ही पल भर में 1 दर्जन से ज्यादा तलवारों के साए उभर आए। इतना कंफ्यूजिंग कि असली और भ्रम में फर्क करना नामुमकिन था। चिबा शुजी हवा में उछला और तेजी से कटाना उठाकर बचाव करने लगा, लेकिन वहां आवाज ही नहीं हुई। गेकली। उसने फिर से कटाना उठाई और ऊपर की ओर घुमा दी। फिर भी कोई आवाज नहीं, अब भी नकली। जब वो तीसरी बार कटाना चलाने ही वाला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज झटके में वंश की तलवार सीधी चिबा शुजी पर जा लगी। आह! चिबा शुजी दर्द से चीख उठा। उसके कपड़े फट गए थे और वंश के वार ने उसकी पूरी छाती चीर दी थी। खून धारा की तरह बेरोक बह रहा था। उसने आखिरी बार वंश को घूर कर देखा। उसकी आंखों में आक्रोश, डर और बेबसी सब एक साथ भरे थे। कुआं! आखिरी चीख के साथ चिबा शुजी के पैर लड़खड़ाए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसी वक्त तक यशवंत के आसपास के सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे। जियाओलुंग सोसाइटी के एलिट जो देख चुके थे, उससे सन्न रह गए। कई तो लगभग निराशा में डूब चुके थे। वंश ने अपनी तलवार समेटी, फिर जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर एक लंबा कश लिया। उसने धीरे धीरे धुएं का छल्ला छोड़ा, खुद को शांत करने के लिए। आज डीन काई की गंभीर बीमारी की वजह से उसका मूड पहले से ही खराब था। उसे अपनी भड़ास निकालनी थी। अब जब उसने यशवंत के इतने सारे एक्सपर्ट साफ कर दिए थे, उसका गुस्सा कुछ हद तक उतर गया था। उधर जियाओलुंग सोसाइटी के एलिट अपने एक्सपर्ट्स को मरा देख डरकर तुरंत यशवंत के पीछे सिमट गए। कुंदन, अजय चौधरी, तरुण और आयरन ब्लड अलायंस के बाकी लोग वंश के पीछे खड़े थे। दोनों ग्रुप एक दूसरे को घूर रहे थे। किंग ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बाहर लाशें पड़ी थीं। हर तरफ खून बह रहा था और हवा में तेज कच्चे खून की गंध फैल चुकी थी। वंश ने थोड़ी दूरी पर खड़े यशवंत को उदासीनता से देखा। यशवंत, तू हार गया। वंश, बस इसलिए मत सोच कि तूने नोबुनागा और बाकी लोगों को मार दिया। यशवंत का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इतनी जल्दी हवा में मत उड़। ओ, वंश मुस्कुराया। तो क्या तेरे पास कोई बैकअप प्लान है? हा हा हा। यशवंत कुछ बार हंसा, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुझे लगता है तू सबसे होशियार है, जब तेरा आयरन ब्लड अलायंस पूरी ताकत से यहां लगा था। मैंने लोग पहले ही तैनात कर दिए थे तेरे मुख्यालय पर हमला करने के लिए। अब जब तेरे सारे लोग वेस्टर्न इलाके में हैं, तो तेरे मुख्यालय में बहुत कम लोग बचे होंगे, है ना? बोलते बोलते यशवंत ने घड़ी की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ आगे बोला, मुझे लगता है अब तक तेरा हेडक्वार्टर गिर चुका होगा। जल्द ही मेरे लोग मुझे खुशखबरी देंगे। वंश ने व्यंग्य से देखा। अगर ऐसा है तो फिर तेरे आदमी अब तक तुझे कोई अच्छी खबर क्यों नहीं भेज पाए? क्या मतलब?
यशवंत के दिल में हल्की बेचैनी उठी। वंश जरूरत से ज्यादा शांत लग रहा था। मतलब कुछ नहीं, बस तुझे ये बताने का मन था कि जिन लोगों को तूने हमारे हेडक्वार्टर पर भेजा था वो वापस नहीं आ रहे हैं। बकवास। यशवंत गुस्से से दहाड़ा। मैंने स्पेशल फोर्स भेजी थी, वो वापस कैसे नहीं आ सकते? कौन सी स्पेशल फोर्स? वंश ने होंठ टेढ़े किए। पाकिस्तान के यामाडा ग्रुप वाले वही गुंडे है ना? यशवंत के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। तुझे कैसे पता चला कि मैंने यामाडा ग्रुप से लोग भेजे थे? तू बेवकूफ है क्या? वंश ने उपहास किया। तुझे इंटेलिजेंस नेटवर्क रखने की परमिशन है और हमें नहीं। मान लिया तुझे पता है तो क्या फर्क पड़ता है? यशवंत ने मुट्ठी भींच ली। यामाडा ग्रुप के लोग प्रोफेशनल हैं, हर एक 10 आदमियों से अकेला लड़ सकता है। तेरा हेडक्वार्टर उनका हमला नहीं झेल पाएगा। सॉरी यशवंत। वंश ऐसा जैसे उसे बात मजाक लगी हो। मैं तेरी तरह नहीं हूं जो पाकिस्तानी गुंडों का कुत्ता बनने को तैयार हो जाए। मैं बहुत देशभक्त हूं और जब मैंने कुछ बदमाशों को हमारी इंडिया में गड़बड़ी करते देखा तो मैंने लोग भेजकर उन सबको पकड़वा दिया। असंभव। यशवंत ने सिर जोर से हिला दिया, मानो खुद को ही समझा रहा हो। अगर यकीन नहीं है तो फोन कर ले। वंश ने कंधे उचकाए। यशवंत ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से फोन निकाला। उसने कोजिमा सबुरो को कॉल लगाया। काफी देर तक रिंग जाती रही, फिर किसी ने उठाया। अरे कोजिमा कुन, मैं यशवंत हूँ, तुम लोग कैसे हो? कॉल कनेक्ट होते ही यशवंत ने सवाल दाग दिया, पर उधर सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। यशवंत का दिल धक धक करने लगा। हेलो कोजिमा कुन, क्या सुन रहा है? चिल्लाना बंद कर। जिस कोजिमा कुन की तू बात कर रहा है वो गिरफ्तार हो चुका है और यामाडा गुमी के बाकी सारे लोग भी पकड़े गए हैं। यशवंत सन्न रह गया। तुम कौन हो? मैं मां गोझांग हूँ, मुंबई सैन्य क्षेत्र का कमांडर इन चीफ। कमांडर मां? यशवंत की आवाज लड़खड़ा गई। अंडरवर्ल्ड वाले लोगों को सबसे ज्यादा डर सेना से ही लगता है। यशवंत, क्या तू इन पाकिस्तानी लोगों को जानता है? मांडर मां, वो मेरे दोस्त हैं। क्या हालचाल है? क्या चाहिए तुझे? यशवंत ने बनावटी मुस्कान के साथ आवाज नरम की। कमांडर मां, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? क्या आप मेरे दोस्त को रिहा कर सकते हैं? गलतफहमी? ये बदमाश हमारी इंडिया में गंभीर अपराधों के संदिग्ध हैं और तू चाहता है मैं इन्हें छोड़ दूं? क्या? कमांडर मां, उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया होगा। मैंने कहा है तो किया है, कोई दिक्कत है? यशवंत ने बात दबा ली। विरोध करने की हिम्मत तक नहीं हुई। जब आपत्ति नहीं है तो इतनी बकवास क्यों कर रहा है? मेरा टाइम बर्बाद मत कर। कॉल कट गई। यशवंत ने फोन कसकर पकड़ लिया और वंश को आग उगलती आंखों से घूरने लगा। वंश, तू बहुत नीच है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वंश सेना से मदद ले लेगा। यामाडा ग्रुप के लोग चोरी छिपे घुसे थे और कई पर हत्या जैसे केस थे। अब जब सेना ने उन्हें पकड़ लिया, वो वापस कैसे आएंगे? वंश ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे लगता है असली नीच तो तू है। अपने फायदे के लिए, अपने ही लोगों से निपटने के लिए तूने पाकिस्तानी गुंडों से हाथ मिला लिया। तू उन गद्दारों से अलग कैसे हैं? कहावत है, जो खुद का नहीं सोचता भगवान उसका नहीं सोचता। जब तक मुझे मेरा मतलब मिल रहा है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तानी है या कहीं और के। इस वक्त यशवंत लालच में अंधा हो चुका था। उसकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई अपने मतलब के लिए जीता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वही असली बाजीगर होता है। वंश ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर उसे जमीन पर फेंका और अपने जूतों से मसल दिया। तेरा भाषण खत्म हो गया? वंश ने यशवंत की ओर देखकर और बेहद शांत आवाज में कहा। यामाडा ग्रुप ही तेरा आखिरी पत्ता था, है ना? हे अफसोस, वो लोग खुद ही मुसीबत में फंस गए। अब वो तेरी मदद करने नहीं आ सकते। तो बता, अब तो खुदकुशी करेगा या मैं तेरी मदद करूं? यशवंत गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया। तुझे क्या लगता है मैं हार गया? तुझे लगता है मेरे पास बस यही इक्के बचे थे? हे अच्छा, अगर और भी इक्के हैं तो निकाल ले, वरना मरने के बाद पछतावा होगा। वंश की बात पूरी भी नहीं हुई थी, अचानक कदमों की भारी आवाज सुनाई दी। वंश और उसके साथियों ने मुड़कर देखा। दूर से एक विशालकाली भीड़ उनकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। कम से कम 1000 लोग। वे सभी काले जैकेट पहने हुए थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थीं। उनका लीडर एक मोटा आदमी था, चेक शर्ट और काली जैकेट। उसके चेहरे पर एक गहरा जख्म था जो उसे और भी डरावना बना रहा था। इन नए लोगों को देखकर वंश और उसके साथी हैरान रह गए। वे इनमें से किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन यशवंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल उठी। वंश, देख मेरा असली इक्का, यह है पुणे का ब्लड वुल्फ गैंग। यह सुनकर वंश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो यह पुणे का ब्लड वुल्फ गैंग था जो यशवंत की बैकअप आर्मी बनकर आया था।
माफ करना यशवंत भाई, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था, इसलिए देर हो गई। चेहरे पर जख्म वाला मोटा आदमी जोर से हंसते हुए बोला। हाँ हाँ फारूक भाई, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। यशवंत ने खुश होकर जवाब दिया। फारूक ने मुस्कुराते हुए वंश और उसके ग्रुप की ओर देखा। तो यह है वो आयरन ब्लड अलायंस जिसका मुंबई में इतना हल्ला मचा है। बिल्कुल। वंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर सीधे फारूक की आंखों में देखा। बॉस फारूक, तुम्हारा ब्लड वुल्फ गैंग पुणे में क्यों नहीं टिका? तुम यहां मुंबई में क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि अपनी हद पार करना सेहत के लिए हानिकारक होता है? तू कौन है बे? फारूक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा नाम वंश है। वंश, ओ तो तू है आयरन ब्लड अलायंस का मास्टरमाइंड। हाँ, मैंने तेरे बारे में सुना है, तू तो बड़ा होशियार निकला। फारूक ने बनावटी तारीफ की। लेकिन क्या करूं, मैं यशवंत भाई का दोस्त हूं। अगर दोस्त मुसीबत में हो तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं। अच्छा, तो तूने ठान ली है कि तू हमारे आयरन ब्लड अलायंस से पंगा लेगा? वंश की आवाज में ठंडी धमकी थी। अरे नहीं नहीं बॉस वंश, हमारा गैंग तुम्हारे अलायंस से कोई दुश्मनी नहीं रखता। मैंने पहले ही कहा, मैं तो बस एक दोस्त की मदद करने आया हूँ। फारूक भाई, इनसे बातों में वक्त बर्बाद मत करो, आओ मिलकर इन सबको खत्म कर दें। यशवंत चिल्लाया। ठीक है बॉस, जैसा तुम कहो। फारूक की चालाक निगाहें चारों तरफ घूमी। हालांकि मैं शुरू से ही साफ कर देना चाहता हूँ, यशवंत भाई, तुम मुझसे किए गए वादे से पीछे नहीं हट सकते। चिंता मत करो फारूक भाई, बस तुम इन लोगों को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने का वादा करता हूँ। यशवंत ने छाती ठोकते हुए भरोसा दिलाया। फारूक के राजी होते ही यशवंत ने मन ही मन राहत की सांस ली। आज रात अगर वो ब्लड वुल्फ गैंग के साथ मिल जाए तो उनके पास 2000 से ज्यादा लड़ाके होंगे। वंश को हराना अब मुमकिन लग रहा था। भले ही वंश बहुत ताकतवर हो, क्या वो 2000 लोगों का सामना कर सकता है? नामुमकिन। आयरन ब्लड अलायंस में यशवंत को सिर्फ वंश से डर लगता था। वंश की मौत के बाद उसकी नज़र में आयरन ब्लड अलायंस बस भीड़ बनकर रह जाएगी। भले ही आज रात उसके कई लोग मारे जाएं, पर अगर वंश गिर गया तो सौदा फायदेमंद होगा। तभी जियाओलोंग सोसाइटी मुंबई अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएगी। यशवंत भाई वाकई दिल के साफ आदमी लगते हैं, लेकिन मेरी एक और शर्त है। फारूक मुस्कुराया, उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। और क्या शर्त है? यशवंत ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। मुझे उम्मीद है कि आयरन ब्लड अलायंस को खत्म करने में मदद करने के बाद तुम हमारे हिस्से वाले जिले के अलावा आधा और जिला दोगे। यशवंत भाई, यह कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना? यह सुनकर यशवंत का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये आदमी तो बहुत भूखा निकला। ये साफ तौर पर मौके पर दबाव बना रहा था, पर अब बात यहां तक आ चुकी थी तो यशवंत के पास हां कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है बॉस फारूक, मैं इस शर्त पर सहमत हूँ, लेकिन अभी हमारा पहला काम आयरन ब्लड अलायंस को नष्ट करना है। जब यशवंत भाई इतने दिलदार हैं, तो हमारा ब्लड वुल्फ गैंग भी पूरी जान लगा देगा। फारूक ने सिर हिलाया, फिर हाथ उठाकर दहाड़ा। ब्लड वुल्फ गैंग के भाइयों, ध्यान से सुनो, आयरन ब्लड अलायंस को कुचल दो। ब्लड वुल्फ गैंग के गुंडे जानवरों की तरह चिल्लाते हुए, तलवारें लहराते हुए वंश और उसके साथियों की ओर दौड़ पड़े। जियाओलोंग सोसाइटी के भाइयों, हालात बदलने का हमारा मौका आ गया है। इन कमीनों को मार डालो। यशवंत ने भी तुरंत आदेश जारी कर दिया। जियाओलोंग सोसाइटी के बचे हुए लोग भी आयरन ब्लड अलायंस पर टूट पड़े। आयरन ब्लड अलायंस के जांबाजों, दिखा दो इन्हें अपनी असली ताकत, सबको काट डालो। वंश ने एक कुल्हाड़ी उठाई और युद्ध का ऐलान किया। जय भवानी, मारो। आयरन ब्लड अलायंस के योद्धाओं ने भी हथियार उठा लिए और बिना किसी डर के दुश्मनों की विशाल फौज से भिड़ गए। दुश्मन की संख्या कई गुना ज्यादा थी, फिर भी वंश के शेरों की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था, क्योंकि जहां वंश खड़ा था वहां हार का सवाल ही नहीं था। एक और महायुद्ध शुरू हो चुका था। हाँ जाओ। कुंदन, अजय चौधरी और तरुण भी पूरे जोश के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। इसी बीच ब्लड वुल्फ गैंग का एक खास गुंडा हाथ में माचेटी जैसी तलवार लिए सीधा वंश की ओर दौड़ा। मैंने सुना है आयरन ब्लड अलायंस का वंश बहुत बड़ा तोप है। मैं मंगू, आज तेरी ताकत देखूंगा। देखूं तो सही कि तू सच में शेर है या सिर्फ अफवाह। मंगू ने वंश को खुली चुनौती दी। वंश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ठंडी आवाज में बोला, क्या तू मौत को दावत दे रहा है? मुझे लगता है तू ही अपनी मौत को बुला रहा है। मैं मंगू, आज तेरी शोहरत चकनाचूर कर दूंगा। मैं तुझे हरा कर रहूंगा। मंगू दहाड़ा और सीधे वंश की ओर लपका। उसके हिसाब से वंश न बहुत लंबा था, न बहुत तगड़ा, देखने में बिल्कुल साधारण। उसे लगा अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अगर वंश को गिरा दिया तो बड़ा योगदान हो जाएगा। यही सोचकर वो और तेजी से बढ़ा।
मंगू को आते देख वंश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन जैसे ही मंगू उसके करीब पहुंचा, वंश की आंखों में कातिलाना चमक कौंधी। कुल्हाड़ी उठी और बिजली की तरह नीचे गिरी। मंगू को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। उसने वंश को हिलते देखा भी नहीं था और वार उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अरे बाप रे! वो घबरा गया और जान बचाने के लिए अपनी तलवार बीच में ले आया। खटाक, एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल धातु टूटने जैसी चटक। वंश ने मंगू की तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया था। अपने हाथ में टूटी तलवार देखकर मंगू के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गया। उसका अंदाजा गलत था। वंश सच में उस्ताद निकला। वो पीछे हटना चाहता था, मगर चारों तरफ भीड़ थी। वो जाता कहां? और सबसे बड़ी बात, वंश ने उसे पीछे हटने का 1 सेकंड भी नहीं दिया। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जब तू मेरे पास आया है तो मरने के लिए तैयार होकर आया होगा। साले, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? मंगू दहाड़ा और टूटी हुई तलवार से फिर से वंश पर वार कर दिया। पर वंश शांत और कंट्रोल में था। वार पास आते ही उसने बस कलाई हल्की सी घुमाई। एक झटके में कुल्हाड़ी चली। ठंडी रोशनी की चमक कौंधी। अगले ही पल मंगू की छाती बुरी तरह फट गई और खून झरने की तरह बहने लगा।